कितने बजे तक लेक्चर है तुम्हारा? बड़ी गर्मी है यार। चलो लास्ट टाइम क्या पढ़े थे एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर से, ठीक है। हम लोग ने नया चैप्टर स्टार्ट किए थे थर्मोडायनेमिक्स। मैंने आप लोगों को बताया था थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ इंटरचेंज ऑफ हीट एंड, अरे बोला करो तुम भी थोड़ा सा। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? अरे अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? Heat and work is thermodynamics. Heat and energy. Wow. Heat and temperature. Heat and temperature and work. Interconversion of heat and work. कि हम लोग कैसे हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं और वर्क को हीट में कन्वर्ट करते हैं, उसी की स्टडी को बोलते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स। अब हमें मेनली चैप्टर में तीन ही चीजें पढ़नी है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। हमने जीरोथ लॉ कंप्लीट कर लिया था। जीरोथ लॉ बहुत सिंपल छोटा सा था, इजी सा था। उससे पहले हमें पढ़ना था थर्मल इक्विलिब्रियम। नाउ व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? क्या क्या? व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? क्या हो? किसका टेम्परेचर सेम हो? अगर किसी दो क्या हुआ भाई, सब ठीक? अगर किसी दो बॉडी का टेम्परेचर सेम है और टेम्परेचर सेम होने की वजह से अगर कोई भी हीट का फ्लो नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी किसमें है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। एक और सवाल पूछा था मैंने उस टाइम पे, क्या अगर दो बॉडी का टेम्परेचर अलग रहा तो क्या बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में रह सकती है? हाँ या ना? तो तुम लोग क्या मतलब घर पे जाके क्या दाल रोटी सब्जी झाड़ू पोछा ये करते हो क्या? काम थोड़ा पढ़ाई नहीं करते क्या? मतलब इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए यार, थोड़ा सा समझ में आता है, इतना गंदा? अस्तगफिरुल्लाह। थोड़ा तो रिवाइज किया करो घर जाके, थोड़ा सा थोड़ा सा। कौन बोलता है तुम्हें 10 घंटा पढ़ने? घर में पढ़ भी नहीं पाओगे, कोई नहीं पढ़ पाता 10 घंटा। 2 घंटा पढ़ना पड़ता है बस। 24 घंटे में से 2 घंटा पढ़ाई करना है, तुमसे वो भी नहीं हो रही है, क्या फायदा फिर पढ़ के? एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज होती है वो होती है रिवीजन। और साइंस में तो खास तौर पे अगर तुम रिवीजन करोगे ही नहीं, तुम भले से इंडिया के टॉप बेस्ट टीचर से पढ़ लो, सबसे अच्छा समझ लो, अच्छा सीख लो, कुछ फायदा नहीं, सब भूल जाओगे जब तक रिवीजन नहीं करोगे। ये मेमोरी है ना, ये मेमोरी 1 TB की है, 1 TB की। 1 TB समझता है? टेराबाइट का मतलब क्या होता है? 1024 GB बहुत होती है, लेकिन ये वो हमारे मेमोरी जैसी नहीं है कि जो स्टोर करो वहीं रखिएगी, कहीं जाके ढूंढेंगे, यहाँ पे व्हाट्सएप पे गए, यहाँ फाइल में गए, ये व्हाट्सएप सारी वीडियो सेव है, वैसी वीडियो ये मेमोरी वैसी नहीं है। इसको जिंदा रखना पड़ता है। कि काम की चीजों को जिंदा रखती है, जो इसको लगता है काम की चीजें जिंदा रहेगी, जो काम की चीजें नहीं है मर जाती है उसमें। 4 दिन पहले किस आदमी से मिले थे रोड पे, तुम्हें नहीं याद होगा? याद है? रोड पे चल रहे थे, कुछ झगड़ा हो रहा था, किसका झगड़ा होता याद है? तो मेमोरी को वही चीजें याद होती है जो इंसान बार बार काम करता है। तो एज ए स्टूडेंट लाइफ प्लीज डेली रिवाइज किया करो, डेली रिवीजन करने का एक तरीका होता है। तुम डेली नहीं कर सकते, हर दूसरे दिन रिवाइज करो, हफ्ते में 2 बार रिवाइज करो, लेकिन करो। मेरे को भी पता है रिवीजन करना बहुत जान पे आता है। एक बार चैप्टर खत्म हो गया तो ऐसा लगता है यार इससे जान छूटी, अब इसको देखना भी नहीं है, बट 90% लोग यही करते हैं। तुम भी वही करोगे तो फर्क नहीं रह जाएगा। तो थोड़ा सा ना रिवीजन करा करो, थोड़ा सा प्लीज, वरना कोई फायदा नहीं पढ़ के, कोई फायदा नहीं। फिर आके रीडिंग करके चले जाओ, उससे अच्छा तुम भी रीडिंग करके सुन लो, अच्छा ठीक है। तो रिवाइज किया करो थोड़ा, मतलब सीरियस हो जाओ। नवंबर स्टार्ट हो रहा है कल से, नवंबर दिसंबर बस 2 महीना मजा आने वाला है। उसके बाद तो जनवरी तो कोई काउंट नहीं करता है। तुम्हारा इंटरनल एग्जाम रहेगा, वाइवा रहेगा, प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा, उसमें बहुत सारी चीजें रहेगी।
तो उसको कोई काउंट भी नहीं करता है। ठीक है, तो अभी से थोड़ा सीरियस हो जाओ। 2 महीना बचा है, 2 महीना थोड़ा मेहनत कर लो, उसके बाद 4 महीने की छुट्टी मिलने वाली, तुम्हें टेंशन मत लो। सुकून से जहां घूमना है, जहां जाना है, जो करना है बिंदास करना। तब बोर हो जाओगे तुम, बोलोगे यार कुछ तो करने को मिले। प्लीज थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, वक्त आ गया है, मतलब बस हो गया। बहुत मेहनत बहुत मस्ती कर लिए, थोड़ा सा मेहनत भी कर लो, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। 10 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा कोई नहीं पढ़ने बोल रहे, पढ़ भी नहीं पाओगे। कोई बोल भी रहा तो बेवकूफी कर रहे हैं। तुम्हें पढ़ना है सिर्फ 2 घंटा, बस 1.5 घंटा, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, तुम्हारी औकात के हिसाब से, आसान भाषा में। तुम्हारी औकात जहां तक करती है वहां तक पढ़ो। औकात ने दम तोड़ दिया, छोड़ दो, लेकिन उतना तो पढ़ो। ऐसा नहीं कि सर बुक खोला, औकात ने दम तोड़ दिया, मोबाइल उठा लिया। इतनी बुरी औकात है तो फिर बेटा साइंस लेके गलती कर दिया तुमने, लेना नहीं चाहिए था ना साइंस। हाँ अस्सलाम वालेकुम, बोल बोल बोल, जल्दी बोल। लेक्चर में हूँ, किसी का भी, हाँ सबका नंबर है, रुक जा मैं थोड़ा कॉल करता हूँ। लेक्चर था, लेट आया हूँ ऑलरेडी, मोबाइल खराब हो गया है, मैं तो कॉल करता हूँ। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे दो यार, मतलब कल को तुम्हारा ही फायदा है प्लीज। और पढ़ाई जरूरी है, लिटरली सही में जरूरी है। पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए अनपढ़ जाहिल भी कमा लेते। कभी कुरला में जाना, वक्त मिले। तुम्हारी माँ का, हेलो हेलो, लेक्चर में आया हो, क्या हुआ? हाँ, कभी वक्त मिले ना कुरला में जाना एक बार। कुरला में एक एरिया का नाम भूल गया मैं, सिर्फ वहां पे भंगार की दुकानें हैं। हाँ सिर्फ भंगार की दुकानें। अभी बारिश का मौसम था, पिछले 2 हफ्ता पहले मैं मेरे दोस्त के साथ गया था, उसकी भंगार की दुकान है। तो पैसा लेने गया था, बोलता भाई संडे का दिन है चलो जाके आते। बारिश भी हो रही थोड़ी बहुत किच्चड़ उच्चड़ था। तो हम लोग बाइक से गए कुरला, इतना गंदा, इतना मतलब ऐसे पैर नीचे रखने के लिए सोचना पड़ रहा है, रखूं या नहीं रखूं। इतना किच्चड़, इतनी गंदगी, इतनी बदबू आ रही है, ऐसा एरिया एकदम गंदा। मतलब मैं बस को बोलो यार कहाँ लेके आ गया, मेरे को क्यों लाया, रिक्शे में आ जाता, ये कर लेता हूँ, नीचे पैर नहीं रख सकते, इतना 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 किच्चड़, इतना इतना इतना, टायर आधा डूबा हुआ है, इतना किच्चड़, गंदगी अलग, बदबू अलग, चारों तरफ भंगार पड़े, गंदगी, कचरा, अलग अलग बदबू आ रही, नई नई स्मेल सुनने मिल रही है, नई नई। फिर जाके वहां पे ना हमने दुकानें देखे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन से लगी है, ऐसे इधर 1 2 3 4 लाइन से लगी है। तो उसने बोला देख ये इसका जो सेठ है, इसके पास बंगला है 200 करोड़ का, इसका जो सेठ है इसका बंगला है इधर है, ये फ्लैट है एक, वो फ्लैट है एक, इसके बेटे के पास मर्सिडीज है, इसके बेटे के पास वो है, ये है। और उनकी शक्ल जब तुम देखोगे ना, उनकी शक्ल सब मोटे से है, बटले से, कुर्ता पजामा, गमछा। हाँ बाबू पैसे वाले आए हो? कराए थे बाबू, कराई थे, अब्बा को बोले कराई थे, पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा बहुत है। इतना अंधा पैसा, अंधा पैसा बोलते अंधा, अंधा पैसा उसको बोलते मतलब खर्चा करने से पहले सोचो ही ना। गाड़ी लेना है ले लो, कपड़े लेना है ले लो, 3 नंबर रोड से नहीं, जारा से, H&M से, छोटे मोटे 200 500 की चीजें नहीं, 15 2000 की चीजें, 1500 2000 नहीं, 15,000 20,000 की चीजें। कमाने के लिए पढ़ाई बिल्कुल जरूरी नहीं है। इज्जत, शऊर, इंसानियत और खुद के फैसले कर सको, बस उसके लिए जरूरी है पढ़ाई, और कुछ नहीं। एक जगह फंस गए हो, तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, कौन सा रास्ता सही है कौन सा रास्ता गलत है, ये डिसाइड करने के लिए तुम्हें उस वक्त तुम्हारा एजुकेशन काम आएगा। ठीक है, किसी से झगड़ा हो गया है, सामने वाला गाली दे रहा है, उसको पलट के गाली देना है या फिर चुपचाप चले जाना है, यहाँ पे तुम्हारी एजुकेशन काम आती है। तुम देख रहे हो किसी एक बच्चे को, बेचारे को, गरीब को मार रहे हैं, भले से उसकी सजा उसकी गलती है या नहीं पता नहीं तुम्हें, तुम रोड पे चल रहे हो, किसी को मार रहे 4 लोग मिलकर, उसकी गलती है नहीं, तुम्हें पता है क्या? तुमने तो देखा ही नहीं। फिर भी उस बेचारे के लिए अगर तुम्हारे दिल में रहम का थोड़ा सा एक कतरा आ जा रहा है, तुम भी उसको गाली नहीं दोगे, चोरी होएगा, कुछ तो किया होगा, तो तुम मतलब थोड़ा एजुकेटेड है, थोड़े से, बस। दिस इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन, और ज्यादा कुछ नहीं है। कमाना, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनना सैलरी से कोई नहीं बन पाता है। सैलरी कितनी मिलती है? 15,000 20,000 25,000 30,000। कमाना है, बिजनेस करो, सिंपल सॉर्टेड। लेकिन बिजनेस में भी लॉस होता है, ऐसा नहीं कि मतलब कर लिया तो हो जाएगा, उसके लिए पढ़ाई चाहिए, समझदारी चाहिए, अक्ल चाहिए, शऊर चाहिए। तो पढ़ो, थोड़ा सा जरूरी है। तुम्हारी जिंदगी में एक ही तो काम बचा है अभी, और कुछ करते हो क्या? सोते हो, मोबाइल यूज करते हो, खाते हो, पीते हो,
इंपॉर्टेंट काम सारे, उसके बाद पढ़ना है। सोना, खाना पीना, घर का थोड़ा काम, बेटा ले सब्जी लेके आ जा, बेटा ले कोतमीर लेके आ जा, बेटा ले दाल लेके आ जा, चावल लेके जा, बस। और क्या ही काम है। कौन से तुम दिन भर 8 घंटे की मजदूरी पे जाते हो? उतने सब में अगर 2 घंटे की पढ़ाई नहीं कर सकते, तो जब तुम स्ट्रगल करोगे लाइफ में, तब तुम्हें याद आएगा यार काश पढ़ लिए होते। क्योंकि ये 2 घंटे की पढ़ाई आसान है, वहां जब 8 8 घंटा एक ही जगह बैठे रहोगे ना, कमर दुखेगी, दिमाग पे अलग प्रेशर रहेगा, तब समझेगा क्या होती है पढ़ाई, जरूरी थी या नहीं थी। जो काम 2 घंटे में हो सकता है तुमको 8 घंटा लगेगा करने, तब याद आएगा जरूरी है। याद रखो, लोग बोलते हैं इतना जरूरी नहीं पढ़ाई, पैसे कमाने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी है, बहुत जरूरी है, लिटरली बहुत जरूरी है। सो प्लीज पढ़ो, जितना पढ़ सको उतना पढ़ो, और थोड़ा रिवीजन किया करो। पैसा भर के आए हो एक्स्ट्रा, माँ बाप ने इतनी मेहनत से इतनी शफकत के साथ पैसे भरे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब क्लासेस का एक्स्ट्रा पैसा। कॉलेज तो हर किसी को लेना ही होता है, वहां जो भी फीस गई, कोई एडेड में तो 2000 2500, कोई ऑन एडेड में 10,000 12,000, वो तो भर ही रहे हैं। उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा पैसा भर के क्लास आ रहे हो, वहां भी नहीं पढ़ रहे, तो फायदा क्या है? माँ बाप अगर उत्तर मिले तो फिर अच्छी बात है भाई। अगर तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि यार 10 15 20 हजार हमारे कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे उड़ जाते, ऐसे कोई बात नहीं। लेकिन सबकी हालत वैसी नहीं है ना, माँ बाप भी तो हलाल का कमाते हैं मेहनत कर करके, तो थोड़ा उनकी भी रिस्पेक्ट कर लो, उनकी भी थोड़ा मान और सम्मान का ख्याल रख लो। बहुत सारी चीजें होती है ना जिंदगी में, सारी चीजें एक एक करके करना पड़ता है। अभी तुम्हारी एज है पढ़ाई की, एक बार पढ़ाई कर लो, एज चली जाएगी पढ़ाई की, पढ़ाई करने कोई नहीं बोलेगा। एक एज आती है जिसके बाद बोलते भाई अब क्यों पढ़ रहा है, अब पढ़ के क्या ही करेगा, अब छोड़, अब काम कर। अभी एज है पढ़ाई की, अभी एज पे पढ़ाई कर लो। जब एज खत्म हो जाएगी पढ़ाई की, तब अपना काम करना, जो भी तुम्हें करना रहेगा। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, जो भी करना है, जो भी तुम्हें बनना है, जो भी तुमने सोचे हो, गेमिंग इंडस्ट्री खोलना है, जो भी करना है, वक्त आने के बाद 20 21 साल के तो हो जाओ, पहले 21 साल के। अभी तुम मेच्योर भी नहीं हो, 17 साल के बच्चे हो अभी तो, मतलब अभी एकदम बच्चे हो, पीक पे बच्चे हो, पीक पे, पीक पे। तो थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे दो, जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, लिटरली बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए बहुत प्यार से और बहुत ही सुंदर सुंदर शब्दों में समझा रहा हूँ, पढ़ाई कर लो। अगली बार सुंदर शब्दों में नहीं समझा, अगली बार जिल्लत देके समझाऊंगा, अच्छी अच्छी जिल्लत। पहली बार मैं प्यार से ही समझाता हूँ, पढ़ लो जरूरी है। अगली बार औकात दिखा के बताऊंगा क्यों पढ़ना जरूरी है। औकात दिखाना कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है। इस पूरी महफिल में से किसी एक बच्चे को उठाओ, उसको यहाँ पे लाके खड़ा करो, उसको सिर्फ इतना बोलो कि बेटा अपने बारे में 10 लाइन बोल दे, बस। बहुत टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है भाई। अपने बारे में जो बच्चा 15 16 17 साल से अपनी जिंदगी जी रहा है, खुद की जिंदगी खुद जी रहा है ना, अगर वो बंदा अपने बारे में 10 लाइन ना बोल पाए, तो चुल्लू भर भी पानी भी उसके लिए समुद्र जैसा है, डूब के मरने के लिए। मानते हुए नहीं। और तुम में से जितने बच्चे बैठे, एक आध दो होंगे शायद जो बोल लें, बाकी सब तो आगे पहले सोचेंगे सर बोलूं क्या, सर क्या बोलूं, मेरा नाम XYZ है, मैं लड़का हूं, मैं गोवंडी के शिवाजी नगर एरिया में रहता हूं, मेरे 2 भाई हैं, 3 बहन हैं, और मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, 12वीं में पढ़ता हूँ, ट्यूशन में पढ़ता हूँ, ट्यूशन का नाम एमीनिया ट्यूटोरियल है, ये मेरा अच्छा दोस्त है, ये मेरा खराब दोस्त है। ये लाइन बोलेंगे आके तुम, चाहिए तो बोलो ट्रायल दे दो एक आध। हाँ, अभी किसको तुम्हारे हो, तो कितना तुमने सीखा, एक बार अपना इंट्रोडक्शन खुद देख के देख लो, पता चल जाएगा क्या जिंदगी में सीखा है। कभी इंटरव्यू देने आ गए तो सामने वाला पहले यही सवाल पूछता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, हु आर यू। अरे सुबह से मेरा मोबाइल खराब है ना, सब दिमाग खराब कर दिया। हेलो वाले, अरे अब भी कर रहा हूँ, 2 मिनट करो, 2 मिनट रुको, कर रहा हूँ 2 मिनट। इसी नंबर पे कर दूं? अच्छा दूसरे वाले में, ठीक है ठीक है।
डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is currently busy. Please try later. हाँ हाँ बेटा, देखो आता है बस, ठीक है। तो प्लीज रिवाइज करके आया करो, जरूरी है, नहीं तो फायदा नहीं पढ़ा के, ठीक है। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किए थे। थर्मोडायनेमिक्स हमने देखे थे, थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट इंटर कन्वर्जन बिटवीन हीट एंड वर्क। हीट और वर्क को हम लोग कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं, उसी की स्टडी को क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। जिसमें सबसे पहले हम लोग ने स्टार्ट किया था थर्मल इक्विलिब्रियम। नाउ व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब जब भी किसी भी बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाता है, अगर बॉडी का टेम्परेचर सेम है मतलब कोई भी हीट का फ्लो नहीं होगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी किसमें आ चुकी है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। बॉडी किसमें आ चुकी है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। एट द एंड थर्मल इक्विलिब्रियम उसको बोलते हैं आसान भाषा में जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो। इसका मेन रिजल्ट क्या होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है या फिर टेम्परेचर सेम होता है तो कोई भी हीट का फ्लो नहीं होता है, कोई भी हीट का फ्लो नहीं होता। तो हीट का फ्लो ना होना ये मेंशन करना थोड़ा जरूरी होता है, तो मेंशन कर दिया करो कि अगर कोई दो बॉडी का टेम्परेचर सेम है और जिसकी वजह से कोई भी हीट का फ्लो नहीं हो रहा, तो वो बॉडी किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। इसी के साथ साथ हम लोग ने देखे थे व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट जब दो बॉडी किसी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है, जब कोई दो बॉडी किसी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है, लेट्स से बी और सी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी आपस में भी किसमें रहेगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में। एंड टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडीज, देन दे आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, तो वो आपस में भी किसमें रहेगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगी। दिस इज नथिंग बट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जीरोथ लॉ मैंने आप लोगों को बताया दो ही पॉसिबल क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन नहीं आते। या तो बोलेगा व्हाट डिफाइन थर्मल इक्विलिब्रियम, या तो बोलेगा डिफाइन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और डायग्राम बना दिया। तो ये डायग्राम बनाओ, ये नहीं बना सकते तो वहां पे जो डायग्राम देखे थे ऐसे वाला जो तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, जो तुम्हारा मन करे, जो तुमको आसान लगता है वो डायग्राम बनाओ। यहाँ ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम है, यहाँ ये दोनों है, तो ये दोनों भी आपस में किस रहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। जो भी तुम्हें नाम देना ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी देना है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे मेन बेसिक मेन तीन चीजें जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी होती है, हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। सबसे पहले देखा था हम लोग ने हीट। नाउ व्हाट इज हीट? हीट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? टाइप ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी की एक फॉर्म है जो कि फ्लो होती है, ट्रांसफर होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जब भी कहीं टेम्परेचर डिफरेंस आता है तो वहां पे क्या होता है, हीट का फ्लो होता है। जब भी कहीं भी टेम्परेचर का डिफरेंस आता है वहां पे क्या होता है, हीट का फ्लो होता है। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हम मानने लगे कि हीट जो होती है एक एनर्जी होती है। पहले 1900 से पहले ऐसा नहीं माना जाता कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट को एक अलग ही 3-4 थ्योरी आई थी, वो अलग ही चीजें बोलती थी, उसके बारे में जाके जरूरी है। खाली याद रखना हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि ट्रांसफर होती है, फ्लो होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जहां जहां टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा वहां पे क्या आएगा, हीट का फ्लो होगा। अब हीट का साइन कन्वेंशन क्या है, कब हीट को पॉजिटिव लेंगे और कब हीट को नेगेटिव लेंगे, कब हीट को पॉजिटिव लेंगे, हीट एड टू द सिस्टम, और हीट अगर क्या आएगी, रिलीज होगी फ्रॉम सिस्टम। अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो उसकी खुद की एनर्जी कम होगी, तो उसको किसमें लेंगे, नेगेटिव में। अगर हीट ऐड हो रही है सिस्टम में तो उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव में। उसके बाद हम लोग ने देखे थे इंटरनल एनर्जी। नाउ व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? तेज बोलना, डरती क्यों है? कोई भी दो पार्टिकल के पास एनर्जी की एनर्जी होती है, इस वजह से वो रैंडम मोशन करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा ना बोलो, डर जाएंगे लोग। इसके पास कौन सी एनर्जी है फिलहाल? पार्टिकल है वो,
हाँ ध्यान सुनो, देखो इंटरनल एनर्जी लोगों को ना इतनी खरकती इसीलिए क्योंकि समझ में नहीं आती। थोड़ा एकदम आसान से एग्जांपल देता हूं, आसान क्या एक्चुअल में वही होता है। फॉर एग्जांपल न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो उसके पास कुछ ना कुछ फोर्स लगती है तभी मोशन में होता है। अगर फोर्स लगेगी तो मोशन में रहेगा। अच्छा फोर्स लग रही है मतलब एनर्जी रहेगी। फोर्स आती किसकी वजह से? एनर्जी की वजह से। जब मेरे पास एनर्जी रहेगी नहीं, क्या मैं फोर्स लगा सकता हूँ? क्या डेथ बॉडी कभी देखे ऐसा फोर्स लगाते हुए, लड़ते हुए? तो एनर्जी रहेगी तभी फोर्स लगाएंगे। तो ध्यान सुनना, अगर ये मार्कर रेस्ट पे रखा हुआ है तो क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी है? मार्कर के पास मैं मान लेता हूं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी जीरो, मैं यहां से डिसाइड कर रहा हूं, यहां से चेक कर रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? जीरो। तो फिलहाल इस वक्त इस मार्कर के पास कोई भी एनर्जी नहीं है। अगर एनर्जी होती तो मोशन करता, मूवमेंट करता। मैं मान रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट कर दो, ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इसको नेग्लेक्ट कर दो, इसके अलावा कोई भी एनर्जी है कि इसके पास? नहीं। हमें ऐसा देख के लगता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये मार्कर जो है बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है और हर एटम में हमें पता है हर एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपने शेल में रिवॉल्व करता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन अपने शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्व करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, वो एनर्जी कहां से आई? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर तुमने स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस पढ़ लिया होगा तो तुम्हें देखा होगा कि वहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। प्रोटॉन कन्वर्ट हो सकता है न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो सकता है प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो सकता है प्रोटॉन में, प्रोटॉन कन्वर्ट हो सकता है न्यूट्रॉन में। अगर तुम्हें नेपरे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस में, ठीक है? तो ये जो चीजें कन्वर्ट, अब कोई भी चीज ऐसे बैठे बैठे रखे रखे कन्वर्ट नहीं होती है। कन्वर्ट कराने के लिए भी वहां पे एनर्जी की जरूरत होती है और जब ये दोनों कन्वर्ट होता है तो एनर्जी कुछ रिलीज भी होती है। तो ये एनर्जी हो गई। तीसरी एनर्जी, यहाँ पे जो करोड़ों अरबों खरबों एटम है वो सारे ऐसे नहीं इधर उधर घूम रहे, सारे एक बॉन्ड के थ्रू, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के थ्रू जॉइंट है, तो उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। तो बहुत सारी एनर्जी क्या है इस पार्टिकल के पास है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। हमें सामने दिख नहीं रही है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हर एटम या फिर हर वो चीज जिसके पास मास है, हर वो चीज, हर मैटर जिसके पास मास है, उसके पास इंटरनली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत सारी एनर्जीज होती है। जब उन सारी एनर्जी का हम लोग सम कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। ठीक है? और इंटरनल सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से चेंज हो सकती है? हाँ, टेम्परेचर की वजह से। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब टेम्परेचर की वजह से टेम्परेचर को चेंज करने का दो तरीका है, पहला है हीट, दूसरा है वर्क। अगर हीट करो, किसी भी सिस्टम को हीट दोगे, जब हीट दोगे तो सिंपल सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर किसी सिस्टम पे वर्क भी करोगे तुम तो भी क्या आएगा? उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। एग्जांपल देखे थे लास्ट लेक्चर में, मेरे पास एक पिस्टन है, मैं क्या कर रहा हूं? इसको बाहर से मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैं वर्क कर रहा हूं सिस्टम के ऊपर। जब मैं सिस्टम पे वर्क करूंगा तो पहले पिस्टन यहां था, उस पिस्टन उठ के यहां आ जाएगा, मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम क्या हो गया है? कम। वॉल्यूम क्या हो गया? कम। हमने पढ़े थे वीआईपी, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो वॉल्यूम कम हो तो प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ा जाएगा तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो प्रेशर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। देखो वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ा। वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर भी क्या हो गया? बढ़ गया। तो हीट देंगे तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, हमको तो क्लियरली पता है, लेकिन वर्क भी करेंगे तो भी क्या आएगा? टेम्परेचर क्या आ जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का दो तरीका है, या तो हीट प्रोवाइड कर दो या तो उसके ऊपर क्या कर दो? वर्क कर दो। नाउ थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वर्क डन। नाउ व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन क्या होता है? वही जो चीज हम लोग पढ़ते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब हम लोग फिजिक्स में वर्क डन पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में वर्क डन पढ़ते हैं तो इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? क्या सोच का क्या फर्क है? फोर्स की डायरेक्शन का क्या फर्क है? वो सारी चीजें हम लोग ने देख लिए थे। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है हमारे फिजिक्स में? हाँ, फोर्स इंटू फोर्स। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू डीवी। P इंटू डीवी। अच्छा, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो P इंटू डीवी, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डीवी, वेयर वॉल्यूम इनिशियल टू वॉल्यूम फाइनल। याद है लास्ट लेक्चर में हम लोग ने दो डेरिवेशन भी किए थे शायद, लेंदी। पहला आइसोथर्मल का था, दूसरा था इडियाबैटिक का, है ना? तो वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डीवी। अगर यही चीज तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। और यहाँ प्रेशर कौन सा रहेगा? P एक्सटर्नल। हम यहाँ पे कौन सा प्रेशर लेते हैं? P इंटरनल। इसकी वजह से क्या होता है? साइन कन्वेंशन में चेंज आता है। और हम लोग वर्क डन कब पॉजिटिव लेते हैं? जब वर्क डन बाय सिस्टम होता है। क्या होता है? वर्क डन बाय द सिस्टम। हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम हमें काम करके दे। इंजीनियर का काम ही वही होता है कि मशीन ऐसी बनाओ कि मशीन हमें काम करने दे। हमको मशीन पे काम करना पड़ा, कुछ फायदा है क्या?
तो हमें हमारा सिस्टम हमें काम करके देना चाहिए, तो क्या है हमारे लिए पॉजिटिव। नेगेटिव क्या रहेगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। हमें अगर काम करना पड़ रहा है तो क्या है वो नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीजें हम लोग ने देख ली थे। इसके बाद एक और चीज कहते हैं कि क्या हीट और वर्क, क्या हीट और वर्क पाथ पे डिपेंड करते हैं या नहीं। क्या वो स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है ना? अबे हाँ, सब तो बोलो हाँ कम से कम। स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है? वेरी गुड, नालायक दौड़ा के मारूंगा। पाथ फंक्शन है। एग्जाम्पल भी देखे थे। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये एक प्रोसेस है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। स्टार्ट यहां से हो रहा है, एंड यहां पे हो रहा है। ये है मेरा फर्स्ट पॉइंट, ये है मेरा सेकंड पॉइंट। अगर मैं यहां पे 3 रास्ते बना दूं, डिशुम डिशुम, 1 2 3। हमें पता है जब भी हम लोग वर्क डन की बात करते हैं तो पीवी के अंडर का जो भी ग्राफ आता है, पीवी के नीचे का जो भी ग्राफ आता है वो हमको क्या देता है, वर्क डन। प्रेशर इंटू वॉल्यूम के बीच का जो ग्राफ देता है हमें क्या देता है, वर्क डन। क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है एरिया निकालना। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो एरिया आएगा वो हमारा क्या रहेगा, वर्क डन। क्या रहेगा, वर्क डन। आइए वर्क डन निकालते हैं। फर्स्ट केस में जब वर्क डन निकालेंगे तो रेड मार्कर से दिखा रहा हूं, रेड मार्कर से। फर्स्ट केस में वर्क डन इतना आएगा। सेकंड केस में वर्क डन निकालेंगे तो ब्लैक से दिखा रहा हूं, ये इतना आएगा। थर्ड केस में बचा कौन सा, ब्लू। थर्ड केस में इतना आएगा। क्या तीनों वर्क डन सेम है? नहीं ना, तीनों वर्क डन अलग अलग है। मतलब वर्क डन और हीट, मैंने लास्ट सेक्शन में बताया भी था, वर्क डन और हीट दोनों किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। कंक्लूजन लिखा के दिया था, अगर याद होगा एक बार, अगर बुक देखे होंगे तुमने पिछले 1 सालों में, तो पिछले 2-3 हफ्तों में तो गलती से कंक्लूजन लिखा के वहां पे दिया था कि हेंस हीट इज डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। शायद चेक कर लो एक बार अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने देखे हैं मेन, हमें 5 या 6 टाइप के मेन प्रोसेस पढ़ने होते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक। अच्छा एक और चीज कहते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बहुत चिंदी है, 2 मार्क या 3 मार्क के लिए आ जाता है, तुम्हारा फायदा है। याद रखना व्हाट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तब अचीव होता है जब कोई भी सिस्टम 3 इक्विलिब्रियम को अचीव कर ले। पहला है पहला है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम और तीसरा है थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर कोई सिस्टम ऐसा है जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी है, थर्मल इक्विलिब्रियम में भी है और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी है, तो वो सिस्टम किसमें है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ना व्हाट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जब भी किसी भी सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 का मतलब ये नहीं होता कि फोर्स लगे ही ना, फोर्स लगे लेकिन सारी फोर्स एक दूसरे को क्या कर दे, बैलेंस कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं, नेट फोर्स। अगर 0 रहेगा तो सिस्टम किस में आ जाएगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाती है इक्वल बैकवर्ड डायरेक्शन के, फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, क्या हो गया वो, केमिकल इक्विलिब्रियम। नाउ थर्ड वन इज थर्मल इक्विलिब्रियम। बता के थक जाऊं, जब किसी 2 बॉडी का टेंपरेचर सेम होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। जब भी कोई बॉडी के पास ये तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ आ जाते हैं, एक साथ, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी किसमें है, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में है। इसके बाद हम लोग ने देखे थे एंडोथर्मिक सॉरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। थोड़ा तेज बोला करो मैडम, आवाज तो आए कम से कम, बोलो। वेरी गुड, जब आता है तो डरने का क्यों, नहीं आया वरना समझ में आता है, बिंदास खुल के बोलने का। वो प्रॉपर्टीज या वो वेरिएबल्स जो अमाउंट ऑफ मैटर पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, वॉल्यूम पे, मास पे डिपेंड नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल डेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये सारी ऐसी चीजें जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। फॉर एग्जांपल इस पूरे रूम का टेम्परेचर कितना है, फॉर एग्जांपल की 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये अगर बुक का मैं टेम्परेचर निकालू ये भी कितना आएगा, 25। तो इतने बड़े रूम का टेम्परेचर निकालू या इसका टेम्परेचर निकालू, दोनों क्या आने वाला है, सेम। फैन वगैरह को छोड़ दो क्योंकि वो सब काम कर रहे थे, उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा, फैन वगैरह थोड़ा गर्म रहते हैं। तो रूम का टेम्परेचर पूरा कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। इस बुक का भी टेम्परेचर कितना है, 25। तो अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है क्या, क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं। यहां भी सेम वैल्यू आ रही है, वहां भी सेम वैल्यू आ रही है। तो टेम्परेचर एक ऐसी चीज है जो मैटर पे, अमाउंट पे, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव वेरिएबल। सेकंड वन इज एक्सटेंसिव वेरिएबल, उसका टोटली अपोजिट। इंटेंसिव जो है वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, तो एक्सटेंसिव क्या करता है, अमाउंट पे डिपेंड करता है। अमाउंट पे डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ले रहे हो, उससे फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एरिया,
जब घर लेने आते हैं हम लोग, तो जब एरिया निकालते हैं घर का, तो छोटे घर का एरिया छोटा आता है, बड़े घर का एरिया बड़ा आता है। मतलब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मास, एक इतने छोटे बच्चे को लेके आओ, इतने बड़े बच्चे को लेके आओ, क्या दोनों का मास सेम आने वाला है क्या? क्योंकि इसके पास क्या है? अमाउंट कम है, बॉडी में सारी चीजें छोटी छोटी, बिचारी बच्चा है, ये थोड़ा बड़ा लेंथी है, हैवी है, तो इसका मास क्या आएगा? ज्यादा। तो मतलब ये क्या किस पे डिपेंड कर रहा है? अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, समझा? इसके बाद हम लोग देखे थे बेसिक मेन 5 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो देखे ही नहीं। नाउ व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? अब तुम सोचो, मतलब रिवीजन करने के लिए अगर आधा घंटा लग रहा है मेरे को, कहिए मैम, मैडम, सर प्लीज, व्हाट इज फर्स्ट लॉ? अरे माँ कसम, हाँ, और कुछ कांस्टेंट रहेगी या है? हाँ, और energy can neither be created nor be destroyed, it can only be transferred from one body to another body. Anything else, sir? उसकी इक्वेशन क्या आई थी? Q is equals to Q plus डेल्टा U plus W, कि जो भी हीट हम लोग प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को, वो दो चीजों में कन्वर्ट हो जाती है, या तो वर्क डन होता है उससे, या तो क्या होता है उससे? इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है। तो ये दो काम होते हैं किससे? जो भी हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं उससे। अब हमने देखे थे कि हमारे पास 5 प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, साइक्लिक और एक फ्री एक्सपांशन। 6 प्रोसेस होते हैं। इन 6 प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ता है? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करना होता है, और 6 ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या था? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना? 0, मतलब इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज होगी? 0। इसका मतलब अगर इंटरनल एनर्जी 0 होगी, मतलब अगर हम ये फॉर्मूला लगा तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, तो डेल्टा U कितना? 0, तो Q क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस वर्क डन को एक चीज बोलते हैं, क्या याद है? मैक्सिमम वर्क। और यही सबसे बड़ी वजह है, अभी हम लोग सेकंड लॉ में पढ़ेंगे, ये सबसे बड़ा कारण है जिससे हमें सेकंड लॉ की इजाद करनी पड़ी। ये बताता क्या? ध्यान सुनना, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, चेंज इन टेम्परेचर 0, इंटरनल एनर्जी कुछ भी बढ़ने वाली नहीं है। इसका मतलब जो भी तुम हीट प्रोवाइड करोगे, फॉर एग्जांपल 100 जूल की हीट दी है, पूरी की पूरी 100 जूल से क्या आएगा? वर्क डन होगा। तुमने 200 जूल की हीट दी है, पूरी की पूरी 200 जूल से क्या आएगा? वर्क डन होगा। तुमने 500 जूल की हीट दी है, पूरी की पूरी 500 जूल से क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ वर्क डन होगा। ये बता रहे हैं ना, जो भी हीट देंगे, अगर 1000 जूल की हीट दिया तो सारी की सारी हीट से क्या आएगा? वर्क डन होगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। और इसका वर्क डन का फॉर्मूला निकाले थे, अगर आप लोग को याद हो, 2.303 nRT log VF अपॉन VI। याद है? याद है? वर्क डन मैक्सिमम इज इक्वल टू 2.303 nRT log to the base 10 VF अपॉन VI। इसके बाद पढ़े थे आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोबारिक प्रोसेस। व्हाट इज आइसोबारिक प्रोसेस? आइसोबारिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है? कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है? प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर कांस्टेंट होने की वजह से ना तो वर्क डन 0 होता है, ना तो इंटरनल एनर्जी 0 होती है। याद होगा, एक बार एक्सप्रेशन चेक कर लेना क्या आता है। उसके बाद देखे थे आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन कितना हो गया? 0। मतलब जो भी हीट देंगे सारी की सारी हीट कहां जाएगी? इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद लास्ट प्रोसेस, लास्ट लेक्चर में जो देखे थे वो क्या था? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक किसको बोलते हैं? हाँ, नो हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, कोई भी हीट का फ्लो नहीं होगा। ऐसे प्रोसेस क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस। जहां पे Q की वैल्यू कितनी होती है? 0। जहां Q की वैल्यू कितनी होती है? 0। अच्छा, अगर हम लोग हीट सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे ही नहीं और फिर भी सिस्टम वर्क कर रहा है, तो सिस्टम कहां से वर्क कर रहा है? अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करके कर रहा है। अगर मैंने बाहर से कोई हीट दिया ही नहीं फिर भी वर्क कर रहा है, तो कहां से कर रहा है? अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करके कर रहा है। लास्ट लेक्चर में बताया था, हम ईद में 100 रुपए मिला हमको ईदी, अगर 100 रुपए ईदी मिली, 100 रुपए खर्चा कर दिया तो ईदी मिली, खर्चा कर दिया। लेकिन अब तुम पढ़ोगे, अब तुम्हें ईदी नहीं मिलती है। तो अब जब तुम खर्चा करते हो ईद में पैसे, अब जब तुम पैसा खर्चा करते हो ईद में, तो वो ईदी के खर्चे करते हो क्या? नहीं, अपनी सेविंग कर रहे हो, अपनी सेविंग कर रहे हो ना। तो सेम है, तुम्हारी ईद जो है आइसोबारिक एडियाबेटिक प्रोसेस की तरह है।
तुम्हें अब ईदी मिलना बंद हो गई है। अब जो भी तुम खर्चा करोगे अपनी सेविंग में से करोगे, तो जो भी खर्चा करोगे कहां से करोगे? इंटरनल एनर्जी से करोगे। समझा? इतनी चीजें हम लोग ने लास्ट लेक्चर तक के पढ़ लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे दो प्रोसेस बचे हुए हैं, वो दोनों पढ़ते हैं एंड देन हमें स्टार्ट करना पड़ेगा हीट इंजन, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा जरा देख लू मैं। एडियाबेटिक हो गया था, साइक्लिक और फ्री एक्सपांशन। चलो एकदम सिंपल, एकदम इजी, साइक्लिक प्रोसेस। इसकी डेफिनेशन याद होना चाहिए और इसका ग्राफ याद होना चाहिए, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स इन साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ आप लोग को उसकी डेफिनेशन और उसका ग्राफ पता होना चाहिए ना। व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस? नाम में लिखा हुआ साइकिल। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? रिपीटेबल। और कुछ? फिक्स पैटर्न में चले। और कुछ? जिसकी इनिशियल और फाइनल स्टेज सेम होती है। इनिशियल और फाइनल स्टेज क्या होती है? सेम। फॉर एग्जांपल ये है मेरा एक ग्राफ, लेट्स से स्टार्ट हुआ यहां से, दिस इज माय इनिशियल पॉइंट। अगर ये ग्राफ ऐसे यहां तक पहुंच गया, दिस इज माय फाइनल पॉइंट, ठीक है? तो ये क्या था? मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड में क्या हुआ? इनिशियल से कहां पहुंचा है? फाइनल में। अगर वापस फाइनल से वापस पहुंच जाए कहां पे? इनिशियल में। लेट्स से वापस यहां पहुंच गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइक्लिक प्रोसेस। तो जहां पे इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों क्या हो? सेम, उसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। तुम्हारी बुक में एकदम सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई, देखो, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट रिटर्न अ सिस्टम टू इट्स इनिशियल स्टेट is a cyclic process. A thermodynamic process that returns its initial state is cyclic process. तो वो प्रोसेस जिसमें पूरा का पूरा सिस्टम वापस अपने इनिशियल स्टेट पे आ जाए, पूरा का पूरा सिस्टम वापस आ जाए अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाए। कैसे भी आए, जरूरी नहीं है ऐसे, पता चला यहां से ऐसे ऐसे घूमा फिर वापस घूम के ऐसे आ गया। दिस इज ऑल्सो अ साइक्लिक प्रोसेस। कैसे भी जाए, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में ऐसा ग्राफ बनता नहीं है। साइक्लिक प्रोसेस में ऐसा ग्राफ बनता नहीं है, सॉरी मतलब थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा ग्राफ बनता नहीं है। तो थर्मोडायनेमिक्स में ऐसे ग्राफ बनता है, ऐसे गया वापस ऐसे आ गया, या फिर ऐसे तो गया वापस ऐसे आ गया, वापस ऐसे आ गया, वापस ऐसे आ गया। कैसे भी आए, वापस अगर अपनी इनिशियल स्टेट पे आ रहा है जहां से स्टार्ट किया था, उसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्री एक्सपांशन। इसमें खाली आप लोग को ये डेफिनेशन याद होना चाहिए और ग्राफ याद होना चाहिए बस। अभी साइक्लिक प्रोसेस क्या अपन आगे जब चैप्टर में पढ़ेंगे वहां काम आने वाला है। साइक्लिक प्रोसेस यूज होता है हीट इंजन में। कैसे अभी देखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है फ्री एक्सपांशन। नेक्स्ट क्या है? फ्री एक्सपेंशन। नाउ व्हाट इज फ्री एक्सपेंशन? शायद आप लोग ने इससे पहले पढ़ा होगा फ्री एक्सपेंशन के बारे में। याद है कुछ भी पता है? थोड़ी बहुत बातें। क्या बात कर रहे हो, मजाक मत करो भाई प्लीज। व्हाट इज फ्री एक्सपेंशन? थोड़ा सा तेज बोलेगी ना सही में, या तो मेरे कान की दिक्कत है या तो तू बोल नहीं पाती है। तेज बोला कर। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ठीक है, ये तो तब होता है जब फ्री एक्सपेंशन होता है। फ्री एक्सपेंशन क्या है? वैक्यूम। वर्क डन जीरो होता है, ये भी तब होता है जब फ्री एक्सपेंशन होता है। फ्री एक्सपेंशन क्या है? जब फ्री एक्सपेंशन होता है तो हीट का कोई फ्लो नहीं होता है, वर्क डन जीरो होता है। लेकिन फ्री एक्सपेंशन क्या है? नाम में लिखा फ्री एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब कोई भी प्रोसेस एकदम स्पॉन्टेनियस हो जाए, अचानक में हो जाए, कोई भी रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं?
एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन मतलब बलून का फूट जाना, अचानक फूट गया ना। अगर बलून अचानक फूट गया है, ध्यान सुनना, अगर बलून अचानक फूट गया है तो जब बलून अचानक फूटता है तो बलून के अंदर की जो भी गैस होती है वो सारी की सारी गैस, अंदर का जो ज्यादा प्रेशर है वो अचानक से प्रेशर क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है। बलून के अंदर का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। एनी डाउट? ज्यादा होता है तभी तो वो जो रबड़ का बलून है जो एकदम फैला होता है, क्योंकि अंदर का प्रेशर क्या है, ज्यादा। जैसे ही तुम पिन चुबाओगे बलून फटेगा तो अंदर का जो ज्यादा प्रेशर था, वो सारा का सारा अचानक में क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपांशन। उसी क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपांशन। और जब भी कभी फ्री एक्सपांशन होता है तो कोई भी वर्क डन नहीं होता है। वर्क डन कितना होता है, 0। सर कैसे? सिंपल सी बात है, वर्क डन तब होता है जब कोई भी चीज डिस्प्लेस करे। यहाँ पे कोई चीज डिस्प्लेस हो रही है क्या? नहीं। अंदर की जो गैस थी वो तो फ्लो हो ही नहीं रही पहले भी, अभी भी फ्लो हो गई, अभी तेजी से हो गई, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन तब तक नहीं होता जब तक कि कोई पिस्टन केस में ना आ जाए। पिस्टन को हम लोग मूव करेंगे तभी वर्क डन होगा। यहाँ कोई पिस्टन है ही नहीं। दूसरी चीज, कोई भी हीट का फ्लो नहीं होता। क्यों? कितना होता है, 0, क्योंकि हम कोई हीट प्रोवाइड करते ही नहीं है। अंदर की जो पूरी हीट थी, अंदर की जो गैस थी वो खाली क्या आ जाएगी, बाहर क्या आ जाएगी, एक्सपांड हो जाएगी, और कुछ नहीं। कोई भी हीट का फ्लो नहीं होता है, कोई भी वर्क डन नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपांशन। तुम्हारी बुक में क्या लिखा देखो, these expansion are adiabatic expansion and there is no exchange of heat between a system and its surrounding. Also there is no work done on the system or by the system. Q is equal to W is equal to 0 and according to the first law of thermodynamics, delta U is equal to 0. For example, when a balloon is rupture suddenly at a tire, is suddenly puncture or something। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जब Q 0 है, W 0 है तो डेल्टा U भी कितने होने वाला है, 0। ये ना शायद ना 2023 में या 2024 के एमसीक्यू में आया था, 23 या 24 में एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आया था कि इन विच प्रोसेस Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 0। कौन सा प्रोसेस है जिसमें Q और W दोनों 0 होता है? वहां 4 ऑप्शन थे, एमसीक्यू में आया था। यहाँ यही क्वेश्चन था सेम, कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें Q इक्वल टू W इक्वल टू 0 होता है। एक ऐसा आया था, और एक क्वेश्चन मैंने देखा था ऐसा आया था कि इन साइक्लिक प्रोसेस विच कंडीशन इज ट्रू। तो एक में था डेल्टा U इज इक्वल टू 0, एक में था डेल्टा T इज इक्वल टू 0, एक में था Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 0, और एक में था W इज इक्वल टू 0। दिस कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, तो याद रखियो, कभी कभी ये सब चीजें पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस हो गया। अब हमें हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अब यहां से स्टार्ट होगा। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसके से पहले वो समझना पड़ेगा। उसके लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा हीट इंजन की। यहां पे हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो गया है, कंप्लीट। यहां पे हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो गया है, कंप्लीट। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। उससे पहले फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो है उसमें Q किसके इक्वल आता है, W के, और इसी W क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क मैक्स। मतलब जो भी हीट प्रोवाइड करेंगे सारी की सारी हीट क्या करेगी, वर्क डन करेगी। जो भी हीट प्रोवाइड करेंगे सारी की सारी हीट क्या करेगी, वर्क डन करेगी। आइए देखते हैं, ये दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, बहुत बड़ी परेशानी की बात है। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हीट इंजन के बारे में पढ़ना क्यों है। देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमें बताता है कि कौन सा प्रोसेस पॉसिबल है और कौन सा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ने देखे कि भाई अगर प्रोसेस हुआ ये वाला एडियाबेटिक प्रोसेस हुआ तो जो भी हीट है वो इक्वल आ जाएगी वर्क डन के। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस हुआ तो Q किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि अगर प्रोसेस हुआ तो क्या होगा, लेकिन सेकंड लॉ ये बताता है क्या प्रोसेस पॉसिबल है भी या नहीं। सेकंड लॉ क्या बताता है कि जो जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं वो प्रोसेस पॉसिबल है भी या नहीं। फॉर एग्जांपल हमने क्रिकेट खेला, बोले कि अगर डायरेक्ट बॉल गई तो 6 है, डायरेक्ट कैच पकड़ लिए तो आउट है, टप्पा खा के गई तो चौका है। लेकिन ये बात नहीं की है ना कि भाई पानी के अंदर जाके क्रिकेट खेल सकते हैं या नहीं। कहाँ क्रिकेट खेलना पॉसिबल है और कहाँ क्रिकेट खेलना पॉसिबल नहीं है। बारिश में क्रिकेट खेलना पॉसिबल है या नहीं है। ये सारी चीजें, आसमान में खड़े होकर क्रिकेट खेलना पॉसिबल है या नहीं है, छोटे से एक रूम में क्रिकेट खेलना पॉसिबल है या नहीं, ये सारी चीजें कौन बताता है हमें, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो वो प्रोसेस जो पॉसिबल है और वो प्रोसेस जो पॉसिबल नहीं है उन चीजों की बात करता है कौन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिंपल सी भाषा में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो बात करता है स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की।
नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस? केमिस्ट्री में पढ़ चुके यार, हाँ बोलो। हाँ, स्पॉन्टेनियस जो या तो खुद ब खुद हो जाए, या तो अगर मैंने इनिशियली स्टार्ट कर दे दिया तो खुद ब खुद हो जाए। फॉर एग्जाम्पल स्लाइडिंग आती है, फिसलखुंडी गार्डन में, स्लाइडिंग, उसमें अगर कोई बच्चा बैठा है और वो नीचे स्लाइड करना चाहता है तो या तो बेटर है, या तो पीछे जाके हल्का सा किसी ने धक्का दे दिया, हल्का सा, खुद ब खुद पूरा नीचे आ जाएगा आराम से। मतलब हल्का सा स्टार्ट होगी, बाकी का जो प्रोसेस है वो खुद ब खुद हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। फॉर एग्जांपल ये पेन रखी हुई है, अगर हल्का सा धक्का दे दिए तो खुद ब खुद नीचे पहुंच जाएगी, पहुंच गई। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को बोलते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसको कंप्लीट करने के लिए हर स्टेप में तुम्हें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़े, हर स्टेप में तुम्हें कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़े, उसको क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर एग्जांपल वही स्लाइडिंग एग्जांपल लेते हैं, उसी स्लाइड पे कोई बच्चा नीचे खड़ा है, वो चाहता है ऊपर चले जाए, खुद ब खुद खड़े रहेगा, पहुंच जाएगा क्या? ऊपर जब बैठा था चुपचाप नीचे आ गया था बिना कुछ किए, फोर्स की जरूरत पड़ी कहीं है, हल्का सा किसी ने धक्का दे रहा, बोलेगा एक काम कर भाई हल्का सा धक्का दे मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा, कोई हल्का सा धक्का देगा ऊपर पहुंच जाएगा क्या? नहीं। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो हर एक प्रोसेस में, हर एक स्टेप में उसको क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। हर ऐसा पकड़ के चढ़ेगा, हर एक प्रोसेस में उसको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। सेम काम, अब मैंने हल्का सा धक्का दिया, पेन नीचे से ऊपर आ गई, जैसे हल्का सा धक्का दूंगा वापस नीचे से ऊपर आएगी क्या? नहीं आएगी। पानी जो है आसमान से नीचे गिरते, सॉरी आसमान बोल रहा हूं, कभी अगर तुमने झरने वगैरह पे गए होगे, कभी अगर तुम झरने वगैरह पे गए होगे तो कभी ध्यान देना, जहां से झरना जिस पत्थर पे आके गिरता ना पानी, वो पत्थर गर्म हो जाता है। झरने का पानी क्योंकि इतनी हाइट से गिर रहा है, बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी लेके आ रहा है, जब आगे किसी पत्थर पे गिरता है ना तो पत्थर कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो मतलब पानी नीचे गिर रहा है तो ये पत्थर क्या हो रहा है? हीटअप हो रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं पत्थर को हीटअप करूं तो पानी वापस ऊपर पहुंच जाए? रिएक्शन तो हो रहा है, लेकिन कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सा प्रोसेस पॉसिबल है और कौन सा प्रोसेस पॉसिबल नहीं, इसी की बात करता है कौन? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। गन को गोली चलाया, गोली आगे चली गई, पहुंच गई, सामने वाला मर गया, क्या वापस गन को उल्टी चलाऊंगा, क्या गोली वापस आ जाएगी क्या? ये प्रोसेस पॉसिबल है क्या? नहीं। कौन सा प्रोसेस पॉसिबल है और कौन सा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, इसी चीज की स्टडी करता है कौन? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी चीज की स्टडी करता है कौन? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और सिंपल एग्जांपल, मैंने दोनों हाथ को रब किया, क्या हो रहा है यहाँ पे? हीट प्रोड्यूस हो रही है, मतलब वर्क कन्वर्ट हो रहा है किसमें? हीट में। वर्क कन्वर्ट हो रहा है किसमें? हीट में। अब क्या अगर मैं हाथ ऐसे नीचे से लाइटर से आग लगाने लगूं, क्या हाथ खुद ब खुद ऐसा होने लगेगा? क्या हाथ खुद ब खुद ऐसा होगा और खुद ब खुद वर्क डन होगा क्या? नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? वो अलग बात है, मैं अगर खुद से करूं तो खुद ब खुद होगा क्या? नहीं होगा। तो कौन सा प्रोसेस पॉसिबल है, कौन सा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है इस नेचर में, उसी की बात करता है कौन? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और उसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास हीट इंजन। नाउ व्हाट इज दिस हीट इंजन? ये हीट इंजन वही हीट इंजन है जो हमारी गाड़ियों में लगा होता है, उसी हीट इंजन। इसको देखते हैं, इसके बेसिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, उसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर आएंगे आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। फिर हमें पढ़ना है रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, हमारे घर का एसी कैसे काम करता है, वो सारी चीजें। आज हम लोग टेक्नीशियन बन के जाएंगे, सॉरी आज निकल। हीट इंजन, ध्यान सुनना। हीट इंजन जो है बेसिक 4 कंपोनेंट होते हैं इसमें। कितने कंपोनेंट होते हैं? 4। जिसमें से सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं सोर्स। क्या बोलते हैं? सोर्स। या फिर इसी का दूसरा नाम होता है हॉट रिजर्वायर। क्या होता है? हॉट रिजर्वायर। या तो सोर्स भी बोलते हैं या तो हॉट रिजर्वायर, जो तुम्हें बोलना है वो बोलो। हॉट रिजर्वायर नाम में लिखा, मतलब इसका टेम्परेचर क्या रहेगा? बहुत हाई। इसको बोलते हैं टीएच, और इसका टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। इसका टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा। और इसी का एक साथी होता है जिसको बोलते हैं सिंक। क्या बोलते हैं? सिंक। क्या बोलते हैं? सिंक। पहला होता है सोर्स, जिसका दूसरा नाम क्या है? हॉट रिजर्वायर। दूसरा है सिंक, इसका नाम है कोल्ड रिजर्वायर। क्या है? क्या नाम है इसका? कोल्ड रिजर्वायर। ये हॉट रिजर्वायर था, इसका टेम्परेचर, क्योंकि हॉट रिजर्वायर तो टीएच था और ज्यादा था, ये कोल्ड रिजर्वायर था, इसका टेम्परेचर क्या रहता है? लो रहता है। इसका टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है। तो हमने बेसिक 2 कंपोनेंट देखे। पहला होता है हमारा हॉट रिजर्वायर, दूसरा होता है हमारा क्या? कोल्ड। अच्छा हीट इंजन है क्या, पहले वो समझ लेते हैं। मैंने बताया नहीं हीट इंजन क्या होता है। हीट इंजन वो इंजन है, वो मशीन है, वो चीज है जो हमको हीट को कन्वर्ट करके देती है वर्क डन में। हीट इंजन क्या है? जो कि हीट को किसमें कन्वर्ट करती है? वर्क में। हीट को कन्वर्ट करती है किसमें? वर्क में। सिर्फ और सिर्फ हीट को किसमें कन्वर्ट करती है? वर्क में। ठीक है।
अब ध्यान सुनना, ये था हमारा सोर्स, और सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा होता है। आप इसी क्लास के हो क्या? अच्छा, वही डरा रहे हो आप मेरे को। ठीक है, तो जो सोर्स होता है या हॉट रिजर्वायर होता है, इसके पास बहुत सारा हीट का रिसोर्स होता है। क्या होता है? हीट का बहुत ज्यादा रिसोर्स होता है। इसके बाद अच्छा खासा टेम्परेचर होता है, अच्छी खासी हीट स्टोर होती है, क्योंकि हमें हीट को कन्वर्ट करता है वर्क में, तो हमें हीट तो चाहिए ना, तभी तो उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? वर्क में। तो ये क्या करता है? हमको हीट प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है? हमको हीट प्रोवाइड करता है। और इन्हीं दोनों के बीच में एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? इन्हीं दोनों के बीच में एक चीज होती है जो क्या करती है, जो क्या है? वर्किंग सब्सटेंस। और इसी वर्किंग सब्सटेंस वो है जो हमको क्या करके देता है? वर्क करके देता है। एकदम सिंपल प्रोसेस है, एकदम, बस यही था इसका डायग्राम। ये हमारा हीट इंजन का डायग्राम। हमें वो कंपोनेंट नहीं बनाना है कि यहाँ पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ से वो आ रहा है, वो सब नहीं। ये बेसिक डायग्राम बनाना है। 3 कंपोनेंट बेसिक होते हैं। पहला होता है हॉट रिजर्वायर, दूसरा होता है कोल्ड रिजर्वायर, तीसरा क्या होता है? हमारा वर्किंग सब्सटेंस। हॉट रिजर्वायर को सोर्स भी कहते हैं, कोल्ड रिजर्वायर को सिंक भी कहते हैं। सोर्स होता है हमें क्या करता है? क्योंकि ये सोर्स है तो ये क्या करता है? हमें हीट प्रोवाइड करता है। अब होता क्या? ध्यान सुनना, हमारा जो सोर्स है ये हमको क्या करता है? हीट प्रोवाइड करता है। तो लेट्स से ये हमको कितनी हीट दे रहा है? QH हीट दे रहा है, क्योंकि हॉट रिजर्वायर से हीट आया, तो मैंने क्या बोल दिया? इसने हमको, क्योंकि हॉट रिजर्वायर का काम ही क्या है? हीट प्रोवाइड करना, तो ये हमको क्या करेगा? हीट प्रोवाइड करेगा। अब इस हीट को वर्किंग सब्सटेंस यूज करके क्या कर देगा? वर्क डन कर देगा। क्या कर देगा? वर्क डन कर देगा। जो भी हीट मिली कैसे करेगा, क्या करेगा, बाद में देखेंगे। हमारे सोर्स ने या हमारे हॉट रिजर्वायर ने क्या किया? हीट प्रोवाइड किया हमारे वर्किंग सब्सटेंस को। वर्किंग सब्सटेंस ने उस चीज को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करते ही क्या किया? उसने वर्क डन कर दिया। जैसे ही उसने एब्जॉर्ब किया हीट को, उसने क्या किया? अपना वर्क डन कर दिया, क्योंकि उसका काम क्या था? हीट को लेके वर्क करना। अब फॉर एग्जाम्पल QH जो था वो 1000 था, 1000 जूल की एनर्जी इसने दिया। अब होता क्या है पता है? इस 1000 में से पूरी की पूरी 1000 जूल की एनर्जी वर्क डन नहीं होती है। 1000 में से कुछ जो हीट होती है वो बच जाती है, कुछ जो हीट होती है वो क्या जाती है? बच जाती है। और वो जो बची हुई हीट होती है वो वापस कहां आती है? हमारे कोल्ड रिजर्वायर में। कहां आती है? हमारे कोल्ड रिजर्वायर में। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1000 जूल की एनर्जी दिया, 900 जूल का वर्क हो गया, बचा कितना जूल? 100 जूल। वो 100 जूल कहां आएगा? हमारे सिंक में या फिर हमारे कोल्ड रिजर्वायर में। इसको कोल्ड रिजर्वायर इसीलिए रखा जाता है क्योंकि जब इसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, जब इसका टेम्परेचर कम रहेगा, तो जो बची हुई हीट है वो यहीं आएगी। जो बची हुई हीट है वो क्या आएगी? यहीं पे आएगी। अगर इसका टेम्परेचर भी ज्यादा रखेंगे तो बची हुई हीट यहाँ आएगी क्या? नहीं, बल्कि ये भी हीट प्रोवाइड करने लगेगा। इसीलिए हम लोग एक सोर्स रखते हैं जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, एक सिंक रखते हैं जिसका टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। तो ज्यादा टेम्परेचर जो होता है वो हमको हीट प्रोवाइड करता है। उस हीट को एक्सेप्ट करके हमारा वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है? उसके ऊपर वर्क डन करता है। वर्किंग सब्सटेंस वर्क डन करता है, और जो बची हुई हीट होती है वो कहां चली जाती है? हमारे सिंक में। बची हुई हीट होती है वो कहां चली जाती है? हमारे सिंक में। अब ध्यान सुनना, अभी थोड़ी थोड़ी नई चीजें अभी समझ में आएगा क्या बात चल रही है। ये सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल सा डायग्राम है, सिंपल सा स्कीमा है हर इंजन का। हर इंजन ऐसे ही काम करता है, जो भी हीट इंजन होता है, जो भी हीट को कन्वर्ट करता है किसमें? वर्क में। तुम्हारी मोटरसाइकिल हो या तुम्हारा जो पुराने जमाने में जो भाप से चलने वाला इंजन था, भाप से चलने वाली ट्रेन थी, वो हो, कोई भी हो, हमेशा ऐसे ही काम करता है। ये 3 चीजें होना कंपलसरी है। इसके साथ एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं सिलेंडर, शायद सिलेंडर, मैम 1 मिनट, हाँ सिलेंडर। एक और चीज होती है क्या? सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर जो होता है वो हमारे वर्किंग सब्सटेंस से ज्वाइंट होता है। तो वर्किंग सब्सटेंस जो भी काम करता है सिलेंडर क्या करता है? वो काम करके देता है उसको। आइए कुछ बातें करते हैं इसके ऊपर। कुछ पॉइंट मैं यहां पे लिख देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, हमारा जो हीट इंजन होता है, हीट इंजन फॉलोज साइक्लिक प्रोसेस। कैसे भी देखेंगे, जो हमारा हीट इंजन होता है वो क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करता है। जो हमारा हीट इंजन होता है वो साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करता है, पहली चीज। दूसरा चीज, टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर इज हायर एंड इट्स अ सोर्स ऑफ ये क्या है? सोर्स ऑफ हीट है, सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। ये हमें क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो जो चीज एनर्जी देती है वही हमारा सोर्स होता है ना?
जहां से पैसा आता है वो हमारा सोर्स ऑफ मनी होता है, हमारे फादर मदर, है कि नहीं? बहुत पैसा है उनके पास, तुम बर्बाद कर रहे हो इसीलिए। टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर इज हायर और टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर इज वेरी लो, ठीक है, एंड इट इज सिंक। चौथा है वर्किंग सब्सटेंस। एक काम करो, बुक में आओ, इतना लिखाने का मूड नहीं मेरा। पेज नंबर 96 मिला, मिला कि नहीं? पेज नंबर 96 में देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है हीट इंजन, मिला? जो टिक मार्क कर रहा हो अभी तुम्हें लिखना है वो। हाँ, सबसे पहले तुम्हें लिखना पड़ेगा हीट इंजन आर डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म हीट पार्शियली इनटू वर्क और मैकेनिकल एनर्जी। हीट इंजन वो चीज होती है जो कि हीट को क्या करती है, पार्शियली, पार्शियली मतलब पूरी की पूरी हीट को नहीं, कुछ हीट को क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है किसके अंदर, वर्क में या फिर मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी मतलब व्हाट इज द टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, किसी को याद है? मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? नहीं बेटा, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं पूछा बेटा। मैकेनिकल एनर्जी दो ही टाइप की होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो या तो वो कन्वर्ट करती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में या पोटेंशियल एनर्जी में। चलो टिक मार्क कर लो, इतना टिक मार्क किया, आगे पढ़ लो, खाली सुनो। हीट इंजन वर्क बाय यूजिंग साइक्लिक प्रोसेस, लिखा हुआ है, वो भी टिक मार्क कर लो, अच्छा पॉइंट है। एंड इन्वॉल्व थर्मोडायनेमिक चेंजेस। ऑटोमोबाइल इंजन आर फैमिलियर एग्जांपल ऑफ हीट इंजन। ऑटोमोबाइल इंजन पता है ना, कार बाइक्स वगैरह जो भी होती है, जिस भी बंदे को अगर बड़े चल के गाड़ियों में बहुत शौक है यार, गाड़ियां बनाना है, ये करना है, तो एक इंजीनियरिंग की एक ब्रांच होती है जिसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। वहां तुम्हें बताया गाड़ियां चलती कैसे है, ब्रेक कैसे लगता है, कैसे काम करता है, सारी चीजें, इंजन कैसे काम करता है, इंजन को पावरफुल कैसे बनाए, एवरीथिंग एवरीथिंग। अगर इंटरेस्ट है, अगर इंटरेस्ट है, क्योंकि फ्यूचर तो उसमें बचा नहीं है, इंटरेस्ट है तो कर सकते हो। अ हीट इंजन रिसीव हीट फ्रॉम अ सोर्स। देखो जो बात है बोला वही बातें रिपीट होती है, खाली सुन लो एक बार, थोड़ा दिमाग को शांति दो। अ हीट इंजन रिसीव हीट फ्रॉम अ सोर्स कॉल्ड रिजर्वायर एंड कन्वर्ट सम ऑफ इट इनटू अ वर्क। तो हमारी जो हीट होती है वो कहां से मिलती है, हमारे सोर्स से मिलती है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिजर्वायर। रिमेंबर दैट ऑल द हीट एब्जॉर्ब इज नॉट कन्वर्ट इनटू वर्क बाय अ हीट इंजन, सम हीट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ एग्जॉस्ट। अ टिपिकली हीट इंजन द फॉलोइंग एलिमेंट। क्या बोला, एक अच्छी बात बोल दिया, बहुत जल्दी बोल दिया, लेकिन कि जितनी भी हीट मिलती है वो सारी की सारी हीट जो होती है वो वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होती है। सम ऑफ द हीट विल लॉस्ट, कुछ कुछ हीट का क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। कैसे, आइए समझते हैं। उससे पहले जो डेफिनेशन मार्क कराना, पहले मार्क करवा देता हूं, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले वर्किंग सब्सटेंस, इसके डेफिनेशन पूछ लेता है एक मार्क के लिए, इसलिए टिक मार्क करो, लिखना अभी आप लोग पेंसिल पे टाइप में। इट इज कॉल्ड गैस सिस्टम, इट कैन बी एन आइडियल गैस, जो जहां से बोलूंगा वहां से टिक मार्क करना। हाँ, it is a system, it is can be ideal gas for an ideal heat engine. For a practical heat engine, a working substance can be mixture of fuel vapor and air. हाँ, एकदम लास्ट में सेकंड लाइन, it is working substance that absorb heat and does work. मिला सबको, मिला? अरे हाँ ना बोला करो भाई थोड़ा, हाँ मर जाते हैं ऐसा लगता है। सेकंड है हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, मिला? द वर्किंग, जहां से बोलूंगा वहां से टिक करना। द वर्किंग सब्सटेंस इंटरेक्ट विद रिजर्वायर, द हॉट रिजर्वायर इज सोर्स ऑफ हीट, इट इज एट relatively high temperature and is capable of providing large amount of heat at constant higher temperature. अब ध्यान सुनो, the hot reservoir is the source of heat, मिला? सेकंड लाइन में hot and cold reservoir में सेकंड लाइन में देखो लास्ट में लिखा हुआ है the hot reservoir is the source of heat, it is at relatively high temperature and is capable of providing large amount of heat at constant higher temperature. मिला? बस ये हो गया हमारा हॉट रिजर्वायर। उसी के नीचे, उसी के जस्ट नीचे लाइन में द कोल्ड रिजर्वायर एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द वर्किंग सब्सटेंस एट कांस्टेंट लोअर टेम्परेचर टीसी, इट इज आल्सो कॉल्ड अ सिंक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंक। तो वहां से लेके लास्ट तक ये किसकी एग्जांपल है, ये किसकी डेफिनेशन है, हमारी सिंक की। मेरा हाँ ना बोल भाई, हाँ। तीसरा सिलेंडर, जहां से बोलेंगे वहां से टिक करना।
जनरली द वर्किंग सबसे इनक्लोज इन अ सिलेंडर विद अ मूवेबल frictionless and massless piston displacing the piston in the cylinder. This displacement is transferred to its environment using some arrangement such as crankshaft which transfer mechanical. भाई इसको लिखने की जरूरत नहीं, पूछता भी नहीं है, जबरदस्ती दिया हुआ है और डेफिनेशन भी दिया नहीं है तो लिख के क्या ही फायदा, वो सारी बताया क्या होता है। ठीक है, चलो हो गया। अब ध्यान सुन लो, हमारा जो हीट इंजन है उसका मेन काम क्या होता है? उसका मेन काम होता है कि हीट को लो और क्या कराओ, वर्क डन कराओ। हमारा जो हीट इंजन है उसका काम क्या है? हीट को कन्वर्ट कराओ किसमें? वर्क में। हीट को कन्वर्ट कराओ किसमें? वर्क में। अब कितनी ज्यादा हीट लेके कितना ज्यादा वर्क डन हो रहा है, कितनी हीट लेके कितना वर्क डन हो रहा है, वो निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है एफिशिएंसी। क्या निकालना पड़ता है? जिसको दिखाते हैं ईटा से। किसे दिखाते हैं? ईटा से। एफिशिएंसी कि भाई कितना एफिशिएंट है। पता चला मैं 100 जूल की हीट दे रहा हूं, 100 जूल में से 20 जूल का ही वर्क कर रहा है, 80 जूल तो वेस्ट हो रहा है। एफिशिएंसी अच्छी है क्या? नहीं, बहुत खराब है। 100 जूल की हीट दे रहा हूं, 90 जूल का वर्क कर रहा है, एफिशिएंसी कैसी है? अच्छी है। 100 जूल की हीट दे रहा हूं, 10 जूल का वर्क कर रहा है, बाकी 90 जूल का आ जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, अच्छी है क्या? नहीं। तो आज की डेट में जितनी भी इंजन हम लोग बनाते हैं, जितनी भी चीजें बनाते हैं, हम लोग सबसे पहले ये सोचते हैं कि भाई एफिशिएंसी क्या हो, अच्छी हो। गाड़ी लेते तो पहले पूछते भाई माइलेज कितना देगी, कितने पेट्रोल में कितना लीटर चलेगी। पता चला 1 लीटर में 5 किलोमीटर चलेगी, कोई काम नहीं है क्या? नहीं। हर कोई कम से कम चाहता है कि भाई बहुत हैवी भी गाड़ी है तो 20 लीटर तो कम से कम, सॉरी 20 किलोमीटर का एवरेज है कि भाई 1 लीटर पेट्रोल भराओ तो 20 किलोमीटर तो चले। पता चला 1 लीटर के लिए मेरे को 1 किलोमीटर के लिए 1 लीटर पेट्रोल भराना पड़ रहा है, कोई काम का है क्या? एफिशिएंसी कैसी है? कम। हमेशा चाहते हैं एफिशिएंसी क्या हो, अच्छी। अब एफिशिएंसी कैलकुलेट कैसे करें, ध्यान सुनना। एफिशिएंसी कैलकुलेट कैसे करें, उससे पहले यहां पे मैं एक इक्वेशन लिखना चाहता हूं, ध्यान सुनना क्या गलत है क्या, ध्यान सुनो। हमारे सोर्स से जो भी हीट दिया QH, उस QH में से कुछ अमाउंट हो जाएगा वर्क डन में, कुछ अमाउंट ऑफ हीट कहां चली आएगी? वर्क डन में। फॉर एग्जांपल अगर QH ने दिया 100 जूल की एनर्जी, 100 जूल में से 80 जूल का हो गया वर्क डन, बचा कितना? 20 जूल। वो 20 जूल कहां जाएगा? हमारे सिंक में। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो मेरा QH है वो इक्वल है वर्क डन प्लस QC के? कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? जो भी मेरा QH रहेगा, जो भी हीट देगा हमारा सोर्स, उस सोर्स में से कुछ वर्क डन होगा और बची हुई कुछ हीट होगी कहां चली जाएगी? हमारे सिंक में। बची हुई कुछ हीट हो जाएगी कहां चली जाएगी? हमारे सिंक में। सही बात है। तो हमारा जो QH है वो इक्वल है वर्क डन जो भी होगा प्लस QC के। कोई गलत बात है इसमें? वर्क डन को अकेला करो, QH माइनस QC इज इक्वल टू वर्क डन। सही बात है, कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोल भाई, वेरी गुड। अब निकालते हैं हम लोग एफिशिएंसी। अब हम लोग क्या निकालते हैं? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, एफिशिएंसी निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, हम लोग का मेन पर्पस क्या है? वर्क डन करवाना। हमारा मेन पर्पस क्या है? वर्क डन कराना। तो वर्क डन कराने के लिए हम कितनी हीट ले रहे हैं? ये वर्क डन कराने के लिए हम लोग कितनी हीट दे रहे हैं, जब इन दोनों को डिवाइड करने का हमको क्या मिल जाएगी? एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल आप लोग एग्जाम देने आते हो, टेस्ट देने आते हो, मेन पर्पस क्या होता है? मार्क्स लेके आना। आपने मार्क्स लाया लेट से 500, कितना मार्क्स लाया? 500। कितने में से लाया? कितना मार्क्स आ सकता है टोटल? 1000 में से आपने 500 लाया, आपकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 0.5 की। सही बात है ना? तो जिस काम के लिए आप गए हो वो काम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम कितना हो सकता था, जब उन दोनों को डिवाइड कर देते हैं हमको क्या मिल जाती है? एफिशिएंसी। आइए निकालते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होगा हमारे केस में वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट प्रोवाइड। और हीट कौन प्रोवाइड कर रहा है हमारे को? QH। सही बात है। चलो पुट करो, एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाएगा एफिशिएंसी वर्क डन कितना हो रहा है? W इज इक्वल टू हीट कितना प्रोवाइड हो रहा है हमको? QH। सही बात है, ये आ गया एफिशिएंसी का फॉर्मूला। लेकिन अभी हम लोग ने वर्क डन का एक फॉर्मूला निकाले, आइए पुट करते हैं, देखते क्या होता है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन क्या आ जाएगा? QH माइनस QC इज डिवाइडेड बाय QH। सही बात है। अगर आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आती होगी, क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं? क्या आ जाएगा? QH अपॉन QH माइनस QC अपॉन QH। क्या आ गया यहाँ पे? 1 माइनस QC अपॉन QH। कोई दिक्कत? तो हमको दो फॉर्मूला मिल गया एफिशिएंसी के। पहला फॉर्मूला हमारा ये वाला सिंपल बेसिक, दूसरा फॉर्मूला हमारा ये वाला थोड़ा सा अच्छा। अब समझने की कोशिश करते हैं, क्या कोई इंजन इस दुनिया में ऐसा है जिसकी एफिशिएंसी 100% है? चेक करते हैं। एफिशिएंसी 100% होने का मतलब क्या है? अगर मैंने 100 जूल की हीट दिया तो 100 के 100 जूल की हीट से क्या होना चाहिए? वर्क डन होना चाहिए। कोई भी बची हुई हीट कहां नहीं आना चाहिए? सिंक में नहीं आना चाहिए, मतलब सिंक की जरूरत ही ना पड़े। क्या मेरे पास कोई ऐसा इंजन है क्या
मेरे पास कोई ऐसा इंजन है कि मैं अगर 100 जूल की हीट दे रहा हूं तो 100 के 100 जूल की हीट कहां चली जाए, वर्क डन में चली जाए। हमको जो काम कराना सिर्फ वही काम हो, कोई एक्स्ट्रा काम जबरदस्ती वाला ना हो। क्या कोई ऐसा इंजन है या नहीं, चेक करते हैं। उसके लिए एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, आपको घर में गर्मी का मौसम, सॉरी ठंडी का मौसम आने वाला है। आपने देखे यार, बोले एक हफ्ते से नहाया नहीं हूं, आज नहा लेता हूं गर्म पानी करके। प्रैक्टिकल एग्जांपल, आपने पतीली लिए, पानी भरे, भाई नहाना है, एक हफ्ते से नहीं नहाया, बदबू आ रही है। पानी भरे, पतीली भरे, उसको रख दिए स्टोव पे, स्टोव ऑन कर दिए। ध्यान सुनना, आपका मेन पर्पस क्या था, पानी गर्म करना। मेन पर्पस क्या था, पानी गर्म करना। सिर्फ पानी गर्म हो, हमारा मेन पर्पस वही है। लेकिन जब हम लोग पानी को गर्म करने जाते हैं, हमने स्टोव पे रखा उसको, तो क्या हमारा जो नीचे से हीट मिलती है, क्या उस हीट से, उस स्टोव से सिर्फ और सिर्फ पानी गर्म होता है क्या? पानी के साथ साथ सबसे पहले गर्म होती है पतीली। मानते हो नहीं? अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि बिना पतीली को गर्म किए मैं स्टोव पे रखूं और बिना पतीली को गर्म किए पानी गर्म हो जाए? पॉसिबल है? पॉसिबल है क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं। मतलब मैं चाहता हूं कि भाई मेरा सिर्फ पानी गर्म हो, लेकिन बिना स्टोव गर्म, बिना मेरी पतीली गर्म हुए क्या पानी गर्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो मैं जो भी हीट दे रहा हूं, मेरे स्टोव पे से जो भी हीट निकल रही है, मेरे गैस पे से जो भी हीट निकल रही है, वो हीट मैं चाहता हूं कि क्या उससे पानी गर्म हो। हमारा वर्किंग सब्सटेंस कौन रहेगा, हमारा पानी गर्म होना। तो पानी तो गर्म होगा, लेकिन पानी गर्म होने के साथ साथ कुछ हीट जो होगी वो कहां चली आएगी, हमारे पतीली को गर्म करने के लिए। भाई पतीली गर्म हो रही है, कुछ हीट वहां लगेगी ना, तो वो जो पतीली को गर्म करने के लिए जो हीट लग रही है वो क्या, हमारा कोल्ड रिजर्वायर है। वो हमारा क्या है, सिंक। हमारा मेन पर्पस, हमारा सोर्स कौन रहेगा, हमारा में स्टोव, जो हमको हीट प्रोवाइड कर रहा है। परफेक्ट एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, और बहुत सारी एग्जांपल बन सकती है। सिंपल, चिंदी, इजी। सोर्स वो होगा जो हमको हीट प्रोवाइड करता है। हमारे गैस में सोर्स कौन है, हमारा स्टोव। जो भी होगा तुम्हारे घर में, अगर वो गैस का बाटला, क्या बोलते हैं उसको, अच्छा नाम होता है ना एक, गैस। बेटा ठीक है, गैस है। मान लो तुमने गैस के ऊपर रख दिए, गैस का वो होता है ना यार, जिसके ऊपर रखते हैं अपन, बर्नर। तो बर्नर में से हीट निकल रही है, बर्नर में से हीट निकल रही है। तो बर्नर जो है वो हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है, हीट प्रोवाइड कर रहा है। तो वो हमारा क्या हो गया, सोर्स। हमारा काम क्या था, हमने ये सारा अरेंजमेंट किया, क्यों, हमको पानी गर्म करना था। तो पानी गर्म होना, इस हीट को यूज करके पानी को गर्म करना, ये क्या हो गया, हमारा वर्क डन हो गया। लेकिन क्या इसमें सिर्फ यही तो प्रोसेस होगा क्या? नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो हम चाहते नहीं थे। हम नहीं चाहते थे कि पतीली गर्म हो, हम नहीं चाहते थे कि हमारा पानी जो है वो गर्म होकर वेपराइज हो जाए, हम नहीं चाहते थे ये सारी चीजें। लेकिन ये सारे काम हुए ना। ऐसी चीजें, कुछ एनर्जी जो हो गई यहां से कहां पे यूज हो गई, हमारे सिंक में यूज हो गई। सही बात है। अब मैं चाहता हूं कि भाई मेरा जो इंजन बने वो कैसा हो, 100% एफिशिएंट हो। मैं क्या चाहता हूं कि मेरा जो इंजन बने वो कैसा हो, 100% एफिशिएंट। अगर इसको मेरे को 100% एफिशिएंट बनाना है, या फिर इसका क्योंकि फ्रैक्शन है तो 1 भी आ गया तो 100% के इक्वल है। अगर मैं चाहता हूं कि ये है मेरा 100% आ जाए, या फिर ये मेरा कितना आ जाए, 100% आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, हमारा वर्क डन का जो, सॉरी, हमारे जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आया है वो आया 1 - W अपॉन, सॉरी, QC अपॉन QH। सही बात है। अगर मेरे को इस वैल्यू को 1 के इक्वल लेके आना है, इसका मतलब ये वैल्यू 0 होना चाहिए। अगर ये वैल्यू 0 गई तो 1 - 0 इज 1। तो अगर इसको 0 लेके आना है तो किसको, क्या QH को 0 लेके हम, हाँ, QH 0 का तो 0 हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। QH 0 नहीं होना चाहिए, क्या 0 होना चाहिए, QC 0 होना चाहिए। QC 0 मतलब क्या होना चाहिए, हमारा कोल्ड रिजर्वायर जो है उसमें जाने वाली जो हीट है, कोल्ड रिजर्वायर जो हीट है उसमें जाने वाली जो हीट है वो क्या चाहता हूं मैं, जाए ही ना। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, आइए चेक करते हैं। अगर ऐसा हो गया जैसा हम लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं चाहता हूं मेरा जो इंजन बन रहा है उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब 100% हो, मैं चाहता हूं, लेकिन वो करने के लिए हमें एक ऐसा इंजन बनाना पड़ेगा जिसमें सिंक की कोई जरूरत ही ना पड़े। भाई जब हीट जा ही नहीं रही है सिंक में तो सिंक की जरूरत है क्या, नहीं। जब हीट जा ही नहीं रही है सिंक में तो क्या सिंक की जरूरत है क्या, मतलब अगर इस कंडीशन को लाना है इसका मतलब नो नीड ऑफ सिंक। सही बात है, सिंक की कोई जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, अगर सिंक की जरूरत नहीं पड़ रही है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं पानी लूं, बर्नर ऑन करूं, उसके ऊपर सारा पानी उड़ेल दूं और पानी गर्म हो जाए? पॉसिबल है। अगर ऐसा हो गया कि अगर सिंक की जरूरत ना पड़े तो मेरे को गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों सर, सोलर एनर्जी हमें हमेशा मिलती रही है दिन में, ऊपर से सूरज की रोशनी आ रही है। अब सूरज की रोशनी आ रही है, मैं ऊपर सोलर पैनल लगा दूंगा, सोलर पैनल लगा दिया,
अब मैं क्या किया, गाड़ी चलाया, पेट्रोल की जरूरत नहीं है, सूरज की रोशनी आ रही है, उस पर पड़ रही है, वो एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, हमारे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, हमारा इंजन चलेगा, हमारा इंजन चलेगा तो हमारी गाड़ी चलेगी। लेकिन ऐसा होता है क्या? बिना पेट्रोल में गाड़ी चलती है क्या? बिना बिना हमारे पतीली के पानी गर्म होता है क्या? नहीं होता है। इन सारी चीजों के लिए हमको सिंक की जरूरत पड़ती है। बिना सिंक के कोई भी इंजन हमारा कंप्लीट नहीं हो सकता। बिना सिंक के कोई भी इंजन हमारा कंप्लीट नहीं होता। दुनिया में जितने भी इंजन बने हैं आज तक, या जितना भी इंजन बनेंगे आने वाली, अभी तक जो साइंस के रूल है उसके हिसाब से जितने भी इंजन बनने वाले हैं आने वाले, किसी की भी एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ हीट होगी, कुछ ना कुछ चीजें होगी जो हमेशा वेस्ट होगी ही होगी। क्यों सर, ऐसा क्यों है? कभी अगर तुमने गाड़ी वगैरह चलाया होगा तो गाड़ी में हम लोग पेट्रोल डालते हैं, क्या सोच के डालते हैं? गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे गाड़ी चलेगी। तो गाड़ी में जो पेट्रोल डाल रहे हैं वो गाड़ी यूज होना चाहिए, वो पेट्रोल यूज होना चाहिए टायर को घुमाने के लिए, या फिर हॉर्न मारने के लिए, या फिर आगे जो हेडलाइट चालू होती है उसको ऑन करने के लिए। सही बात है, इन्हीं चीजों के लिए यूज होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर तुमने कभी गौर किया होगा तो गाड़ी को थोड़ी देर तक चलाओ तो गाड़ी गर्म हो जाती है। भाई कोई भी चीज खुद ब खुद तो गर्म होगी नहीं। गर्म कब होती है? जब टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर कब बढ़ता है? जब क्या होता है, कुछ हीट प्रोवाइड होती है उसको। तो कभी भी कोई हैवी गाड़ी देखो या बचकानी गाड़ी देखो कोई भी, तो ज्यादा यूज करोगे तो गर्म हो जाती है। तो वो जो गर्म हो रही है क्या काम कर रहा है? हमारा सिंक का काम कर रहा है। जो बची हुई हीट है जो कहीं नहीं जा रही है वो कहां चली जा रही है? हमारे सिंक में। और ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं बनी आज तक कि तुम उसको यूज करो और वहां पे हीट गर्म हो ही ना। तो दुनिया में जितने भी इंजन, कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी कितनी हो 100%। कोई भी इंजन नहीं है दुनिया में, पूरे दुनिया में आज तक। हर इंजन, क्योंकि हर इंजन की एफिशिएंसी 100% तब होगी जब हमको क्या रहेगा, सिंक की जरूरत ही ना पड़ेगी। और बिना सिंक के कोई भी इंजन कंप्लीट होने वाला नहीं है। कोई भी इंजन आप ले लो, कोई भी इंजन। फॉर एग्जांपल ये फैन है, हम चाहते हैं कि भाई फैन घूमे, हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी इसको दे रहे हैं, हम चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके क्या करेंगे, हमको हवा दे। लेकिन अगर तुम कभी जाके देखोगे तो हवा देने के साथ साथ जब फैन बंद रहेगा, हाथ लगा के देखना गर्म हो जाएगा। हम चाहते थे भाई जो भी हीट उससे सिर्फ और सिर्फ क्या हो, फैन घूमे। लेकिन फैन घूमने के साथ साथ क्या हो रहा है, हीट भी हो रहा है। तो अगर मैं 100 जूल की एनर्जी दे रहा हूं, 100 जूल की एनर्जी में से हो सकता है 90 जूल की एनर्जी से घूम ले, लेकिन 10 जूल कहां चली आ रही है उसको खुद को हीटअप करने में। नहीं भरोसा, बंद करके देख लेना, यहाँ हाथ लगाना, ऐसा बीच में गर्म रहेगा पंखा। सेम कम लाइट के साथ, लाइट को कभी टच करके देखो करीब से, जब जल एकदम जल रही है कुछ देर से और फिर बंद करो, उसको टच करो, हीटअप हो जाती है। तो ये सारी चीजें क्या काम करती है, हमारे सिंक का काम करती है। और बिना सिंक के कोई भी इंजन कंप्लीट होने वाला नहीं है। बिना सिंक के इंजन कंप्लीट करना मतलब वही बात है कि आप चाहते हो कि सारे काम हवा में हो जाए। बिना सब्सटेंस आप दो उसको, कोई सब्सटेंस दो ही मत और सारे काम हवा में हो जाए। जैसे कि पानी गर्म करना बिना चूल्हे के, हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। अब बोलोगे सर अगर क्या कहूं, क्या हो अगर मैं उसको एक तालाब में धूप की रोशनी से जो पानी गर्म होता है उसको देखूं तो ये इलॉजिकल चीज है। क्योंकि धूप जितनी आ रही है वो सिर्फ तालाब पे नहीं पड़ रही है। धूप जितनी आ रही है सिर्फ तालाब पे पड़ रही है क्या? सिर्फ भाई बाकी भी जगह तो वेस्ट हो रही है हमारी धूप। ऐसा तो है नहीं कि हमने धूप को बोल दिया भाई धूप रुक, चांद तारे तो तोड़ के लेके आया, अब तक तोड़ के लाऊंगा, सिर्फ यहां पढ़ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो जो भी काम होता है हर इंजन में, जितने भी इंजन है इस दुनिया में, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, जितने भी इंजन है इस दुनिया में सारे के सारे इंजन में सिंक की जरूरत होती है। और कोई भी इंजन ऐसा नहीं जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। अच्छा, एफिशिएंसी 100% ना होने का मतलब ये होता है कि जो भी हीट देंगे सारी की सारी हीट से वर्क डन नहीं होने वाला है। कुछ हीट रहेगी जो कहां चली जाएगी, हमारे सिंक में। अब याद करो आइसोथर्मल प्रोसेस को। आइसोथर्मल प्रोसेस बोलता क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस ये बोलता है कि जो भी हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे सारी की सारी हीट से क्या आएगा, वर्क डन होगा। और उसी वर्क डन को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क मैनेज। लेकिन क्या ये कंडीशन रियलिटी में पॉसिबल है क्या? नहीं है। यही तो देखे हम लोग ने, इसलिए मैंने इसके ऊपर 2-3 बार जोर डाला था। हम लोग बोलते तो हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस अगर होगा तो जो भी हीट हम लोग देंगे वो सारी की सारी हीट किसमें कन्वर्ट होगी, वर्क डन में। लेकिन हमने देखे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम 100 जूल की एनर्जी दे रहे हैं, 100 जूल की एनर्जी से वर्क डन नहीं होने वाला है। 100 में से 80 या 90 या 70 का ही वर्क डन होगा, बचेगा कुछ तो हीट होगी, जगह आएगी हमारा सिंक में जाएगी। बिना सिंक में जाए कोई भी हीट, बिना सिंक में हीट जाए हमारा कभी भी कोई भी इंजन कंप्लीट होने वाला नहीं है। इतना छापो, जो डेफिनेशन लिखा है लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अरशद भाई अगर पानी पिला दोगे ना भाई बहुत दुआ दूंगा। अरे रोज रुक जाओ भाई, तुम लिखो। जाओ बेटा।
अभी अभी देखे कि जो हीट इंजन जो है हम लोग ने अब ऑन है ये, हाँ हम लोग ने अभी भी देखे कि जो हीट इंजन जो है वो साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करता है। सर ये साइक्लिक प्रोसेस को कैसे फॉलो करता है, आइए उसको पहले समझते हैं। या पहले एक छोटी सी वीडियो है, क्लिप है, मतलब अपने पास टाइम है, प्रोजेक्टर वगैरह क्या ही यूज करें, एक छोटी सी वीडियो सिंपल सी चिंदी सी, बहुत मेहनत करके ढूंढ के निकाला हूं मैंने, जल्दी मिलती नहीं है, ठीक है। दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है? क्या भरूंगा ना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आप खाली आपको देखना है। स्पीड और स्लो कर देता हूं मैं, ये फास्ट कर देता हूं, पहले फास्ट में देखो फिर स्लो देखा। अरे भाई हो जा, क्यों परेशान करता है? वेबसाइट खराब है बेटा, वेबसाइट। हाँ 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 ठीक है बेटा, ठीक है, जिसके पास नहीं होता ऐसी बोलता है। ठीक है, ये हमारी गाड़ियों का इंजन है, ठीक है। खाली तुम लोग फिलहाल देख लो कैसे हो रहा है। अगर तुम देखोगे तो ये जो रेड वाला पिस्टन दिख रहा है, रेड वाला पिस्टन, ये रेड वाला, ये वाला मार्कर थोड़ा अपनी मोबाइल के लिए खराब कर रहा हूं मैं, सॉरी मोबाइल को खराब कर रहा हूं तुम्हारे लिए। देखो ये मार्कर दिख रहा है ना, ये पिस्टन अगर तुम देखोगे तो ये ऐसे 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 ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब प्रोसेस कैसा है, साइक्लिक। एक बार नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, नीचे से फिर ऊपर, नीचे से फिर ऊपर, नीचे से फिर ऊपर, देख रहे हो? तो ये साइक्लिक प्रोसेस फॉलो कर रहा है, पहली चीज तो दिख गई। अब यहां से देखना, मैं थोड़ा स्पीड स्लो करता हूं, फिर एक चीज अपन थोड़ा समझते हैं, फिर उसके बाद उसका ग्राफ बनाएंगे। कितने भाई? 9 8 7 6, चलो 6 FPS पे है। हाँ अब ध्यान सुनो, होता कैसे है, ये हमारी गाड़ी का वही इंजन है जो गाड़ी हम लोग यूज करते हैं, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, ठीक है। ध्यान सुनना, सबसे पहले ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो ये एक छोटा ब्लू कलर का और एक छोटा ब्लू कलर कुछ तो है, क्या नाम है छोड़ दो उसको, वॉल्व बोलते हैं, वॉल्व। क्या करते हैं ध्यान सुनना, हम जब गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो एक साइड से यहाँ पे क्या होता है, पेट्रोल इंसर्ट होता है। क्या होता है? एक साइड से पेट्रोल इंसर्ट होता है। अभी देखना, ये देखो आ गया पेट्रोल, यहाँ देखो पेट्रोल आया, जैसे पेट्रोल आएगा इसके ऊपर प्रेशर बनता है, ये हमारा पिस्टन नीचे गया, हमारा जो सिलेंडर था, सिलेंडर ये जो रेड कलर का सिलेंडर है, सिलेंडर नीचे गया। जब सिलेंडर नीचे गया तो हमने क्या किया, सबसे पहले देखो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। सर ये हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, जब हम लोग वो डालते हैं पेट्रोल या डीजल डालते हैं, पेट्रोल और डीजल की एक खास बात ये होती है उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, और जब हम लोग उसको कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, जब उसको कंप्रेस करते हैं या दबाते हैं तो उसकी जो केमिकल एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। वही होगा, अभी ध्यान से क्या। हाँ तो यार ये तो इतनी गंदी हरकत है, क्या डॉट डॉट डाला है, इसको फ्लूइड डालना चाहिए था ना, इसको समझाया भी नहीं किया सही से। इसको पल्प फ्लक्स, हाँ ये देखो ध्यान सुनना, ये देखो पेट्रोल आया, अब पेट्रोल को कंप्रेस किया। अरे इतनी गंदी वीडियो है ना भाई, रुको दूसरा निकालता हूं मैं इंजन, बहुत सारे इंजन है अपने पास, फ्री है सब, डीजल वाला इंजन। नहीं 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 रुक जाओ रुक जाओ, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो हीट इंजन है वो 4 स्टेप में काम करता है, ठीक है। पहले 4 स्टेप देख ले। सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फ्यूल को बर्न करके या कुछ भी कंप्रेस करके कुछ करके हम लोग हमारे सिस्टम को क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। ये भी बज रहा है, ये भी बज रहा है, किसका ये? अरे वाह, वेकअप का मैसेज है, सॉरी अलार्म है, उठ जाओ। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। पहले केस में क्या होता है, हमारा जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। सिंपल सी बात है, जब तक हीट को एब्जॉर्ब करेगा नहीं उसके पास एनर्जी आएगी नहीं, कोई भी काम करेगा नहीं। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फ्यूल को बर्न करके या किसी भी तरीके से हमारे सोर्स के जरिए हम लोग क्या कर देते हैं, हमारे सिस्टम को क्या कर देते हैं, हीट को दे देते हैं, और हमारा सिस्टम क्या कर लेगा, उसको हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसी के साथ साथ मैं ग्राफ बनाते जा रहा हूं, सुनना, ये हमारा पीवी ग्राफ, ठीक है। यहाँ होता है हमारा प्रेशर, यहाँ होता है हमारा वॉल्यूम। अब ध्यान सुनना, जब हमारा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब, तो जब हीट को एब्जॉर्ब करता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, और हमको पता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, प्रेशर।
तो फॉर एग्जांपल मेरा प्रोसेस अगर यहां से स्टार्ट हुआ है, तो क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो हीट एब्जॉर्ब होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, प्रेशर। तो पहले प्रेशर ये है और प्रेशर बढ़ के यहां कहीं आ जाएगा। तो पहला प्रोसेस हमारा ये है। थोड़ा स्ट्रेट लाइन बना ले, हाँ नहीं बनी, ठीक है। तो हमने यहां से स्टार्ट किया, लेट्स से स्टार्टिंग के लिए लेट्स से यहां पे प्रेशर था P1, टेम्परेचर था T1, यहां से यहां पहुंचे तो प्रेशर चेंज हो गया P2, टेम्परेचर चेंज हो गया कितना T2, क्योंकि हमको पता है प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हीट क्या हो रही है यहाँ पे, एब्जॉर्ब। तो यहां पे क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, ठीक है। सिस्टम ने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब कर। अच्छा, सिस्टम ने जब हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो इसको एब्जॉर्ब करने के बाद सिस्टम क्या करेगा, हमको वर्क डन करके देगा। तो सेकंड प्रोसेस क्या देखो, वर्क डन बाय दी सिस्टम। अब ये जो हीट इसने एब्जॉर्ब किया उसी को यूज करके क्या करेगा, ये कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा। तो अब क्या होने वाला है, यहाँ पे वर्क डन होने वाला है। थोड़ा सा इसको नीचे शिफ्ट कर दूं, थोड़ा सा बस, हाँ चलेगा, ठीक है। अब क्या होने वाला है, हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। अब हमने इतने सारे ग्राफ पढ़ लिया, हमको पता है कि जब भी हमारा थर्मोडायनामिक्स बनता है तो ग्राफ ऐसे ही बनता है, वर्क डन हो रहा है तो क्या हो रहा है, हमारा वर्क डन हो रहा है। तो हमारा सिर्फ वहां पे लिखा हुआ है वर्क डन बाय द सिस्टम। हमने कोई स्पेशल केस नहीं लिए कि भाई आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, हमारा सिस्टम क्या करेगा, वहां पे वर्क डन करके देगा। तो जब भी वर्क डन बनाते हैं हम लोग का ग्राफ कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से। तो जो सेकंड प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस, उसमें क्या होने वाला है, हमारा वर्क डन होने वाला है। तो यहां पे क्या आएगा, वर्क डन बाय सिस्टम। हमारा सिस्टम क्या करेगा, वर्क डन करेगा। अब सिंपल सी बात है, हमको पता है जब भी सिस्टम वर्क करता है तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम में चेंज आएगा, कुछ ना कुछ प्रेशर में चेंज आएगा। सर वॉल्यूम में कैसे चेंज आएगा, जब तक ये वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तब तक वर्क डन होगा क्या, नहीं। जब तक वॉल्यूम चेंज नहीं होगा और तब तक वर्क डन होगा क्या, नहीं। हमको पता है जब भी हम लोग ये ग्राफ बनाते हैं वॉल्यूम भी चेंज होता है, प्रेशर भी चेंज होता है। देखो लेट्स से यहाँ पे प्रेशर था P1, सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम था V1 और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है V2, दोनों अलग अलग है। लेट्स से हमारा प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है, ये था प्रेशर P1, ये क्या प्रेशर P2। तो वॉल्यूम भी चेंज होता है और क्या होता है, प्रेशर भी चेंज होता है। तो यहाँ तक प्रेशर P2 था, टेम्परेचर T2 था। तो यहाँ पहुंचने के बाद प्रेशर P3, टेम्परेचर T3 और प्रेशर P3 चेंज हो गया, टेम्परेचर T3 चेंज हो गया और वॉल्यूम भी क्या जाएगा यहाँ पे चेंज। अपन यहाँ पे वॉल्यूम की बात नहीं की थी, यहाँ से यहाँ तक कोई भी वॉल्यूम का चेंज नहीं हुआ था। तो लेट्स से अगर यहाँ पे वॉल्यूम था V1 तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या जाएगा V2। इस केस में वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इस केस में वॉल्यूम क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो पहले प्रोसेस में क्या हुआ है, हमारे सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया। दूसरे प्रोसेस में क्या हुआ है, हमारे सिस्टम ने क्या किया, उस हीट को यूज कर दिया किसमें, एज अ वर्क डन, हीट रिलीज बाय सिस्टम। थर्ड केस में क्या आएगा, जो बची हुई हीट है, हमने पढ़ा है सोर्स से हीट लेता है, सोर्स से हीट लेता है, वर्क करता है, बची हुई हीट कहां चला जाता है, सिंक में। अब वही तीसरा प्रोसेस है। तीसरे प्रोसेस में क्या आएगा, हमारा सिस्टम क्या करेगा, हमारा सिस्टम क्या करेगा, हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा। जब हीट एब्जॉर्ब हो रहा था तो प्रेशर बढ़ रहा था और टेम्परेचर बढ़ रहा था। अब हीट रिलीज होगी तो प्रेशर कम होगा, क्या आएगा, टेम्परेचर कम होगा। तो टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर कम होगा। तो मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ये क्या है, हीट रिलीज फ्रॉम सिस्टम। सिस्टम से क्या होगी, यहाँ पे हीट रिलीज होगी। सिंपल सी बात है, हीट रिलीज टेम्परेचर कम, हीट रिलीज तो टेम्परेचर क्या आएगा, कम। तो यहाँ P3 था, यहाँ आने के बाद क्या आ जाएगा, टेम्परेचर P4, टेम्परेचर भी क्या आ जाएगा T4 और वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या इसके में, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम V2 का V2, ठीक है। इन दोनों केसेस में बस बेटा होता है वो सब, तुम्हें नहीं आती केस की, इसको कोई याद कर रहा, तुम्हें याद करने वाला कोई नहीं है, और क्या, ठीक है। तो हीट रिलीज हो गई यहाँ पे सिस्टम में। हाँ बस बस बस, लास्ट एक बचा हुआ है, भर दूंगा, कौन है, वेकअप। अब्बू जान का भी कॉल आया है 3 मिनट पहले। किसका मोबाइल है वो, अब्बू झगड़ा करके आया घर से, कुछ कोई बड़ा काम करता है घर पे, कोई काम का नहीं करता। चलो, तो हमने 3 प्रोसेस देख लिए। पहले प्रोसेस है हमारे सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया और जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है, वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन जब हमारा सिस्टम ने वर्क डन किया तो प्रेशर भी चेंज होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज होने वाला है, ठीक है। तीसरे प्रोसेस में क्या हुआ, हमारे सिस्टम ने क्या हुआ, जो बची हुई हीट थी वो क्या हो गई, रिलीज हो गई। क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में पूरा साइकिल कंप्लीट होना चाहिए। मैंने पहले बोला हीट इंजन जब बनता है तो पूरा साइक्लिक प्रोसेस होता है। तो ध्यान सुनो, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब किया तो यहाँ पे हीट रिलीज हो गई, यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम था। तो अब चौथा प्रोसेस क्या आना चाहिए, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो चौथा क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम।
अगले लेक्चर में जब हम लोग वीडियो देखेंगे तो हमको अच्छे से समझेगा कैसे वर्क होता है सिस्टम के ऊपर। ठीक है, अब ध्यान सुनो।